All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants at UXL training platform जिसके research partner है Knowledge Tower. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है and along with me is lead effective trainer of this training program सईद महर आलम जो है वो इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि टैक्स मैनेजमेंट विद रिटर्न्स फाइलिंग है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको जरूर ऐड करता चलूं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट के रिटर्न्स फाइलिंग. इसमें ज़ाहिर है सेल्स टैक्स के मामलात भी होते हैं. इसमें जो है वो मुख्तलिफ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि टैक्स में आती हैं. तो हमारा बुनियादी मकसद क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने का? बुनियादी मकसद यह है कि फ्यूचर में आप भी अपनी एक टैक्स की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं. ठीक है. हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से आप एक बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंट 3 महीनों में बन जाएंगे, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप तो लेना होता है. तो ये ट्रेनिंग आपके लिए वो एक पहला स्टेप है जिसमें या तो आप टैक्स कंसल्टेंसी की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप जहां पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट करते हुए अपनी टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं या जो टैक्स की आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए सॉल्व कर सकते हैं. या फिर तीसरा एक और भी ये होता है कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट तो कर रहे हैं, सर मुझे पकी पकाई रोटी चाहिए कि महीने के 60-70 हजार पे या 1.5 लाख रुपए पक्के पक्के आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर इस पकी पकाई जो नौकरी मेरी चल रही है उसके साथ में फ्रीलांसिंग भी करूं, थोड़े बहुत पैसे मैं अपने फ्रीलांसिंग से भी कमा लूं. तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करें तो या आप अच्छी एक कंसल्टेंसी खोज सकते हैं जिसमें आप प्योरली एज अ कंसल्टेंट काम करना शुरू हो जाए और उसमें आप मजीद महारत लें. नंबर 2, जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट करते हुए आप अपनी कंपनी को फायदा दें थ्रू इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग. और नंबर 3, आप नौकरी तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं. तो आजकल जो है वो एक्स्ट्रा इनकम किसको बुरी लगती है, तो वो आप जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है वो कर सकते हैं. यहां पे मैं आपको एक बहुत ही एक एक ऐसी स्टोरी जो कि मेरी भी जिससे आंखें बिल्कुल ही आई वाज सो सरप्राइज. मेरे पास यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट आए और यही ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद उन्होंने कहा कि विद इन द 3 मंथ्स जो मैं ये ट्रेनिंग ले रहा था, उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लेते हुए जो पार्टिसिपेंट्स उस ट्रेनिंग में आए हुए थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने टैक्स कंसल्टेंसी का काम मिलकर शुरू किया. एंड दे अर्न 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं जस्ट आपस में मिल गए, क्योंकि उनको एक यूएक्सएल पे ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म मिल गया, कॉमन माइंड वाले मिल गए जो टैक्स को काम करना चाहते हैं, दोनों अपना ग्रुप बनाया. अच्छा, हमें इस चीज का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था, ये तो उन्होंने बाद में बताया कि सर हम तो अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी हमने. तो दीज आर द थिंग्स. एक पार्टिसिपेंट आए जिन्होंने उससे पहले कभी कोई रिटर्न नहीं भरा, उन्होंने अपना रिटर्न टैक्स का जो इस दफा जो सितंबर की फाइलिंग है क्लास में बैठते हुए अपना रिटर्न फाइल कर दिया. These are the benefits, these are the outcomes, जो रियल आउटकम्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. ये वो चीजें नहीं है कि जैसे वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये है, वो बातें नहीं. अब टाइम आ गया एक्शन करने का. तो हम जो है वो आज की ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे और प्योरली एक्शन लेंगे कि इस ट्रेनिंग में आगे इनरोल करके और अपने आप को भी इफेक्टिवली एक टैक्स प्रोफेशनल की कैटेगरी में लेकर आए. हम जानेंगे कि इस टैक्स के जो प्रोफेशन है इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. हम जानेंगे कि सर मुझे कॉन्क्रीट बताएं कि मैं क्या सीख लूंगा, कॉन्क्रीट बताएं. यूं नहीं कि हो सकता है, ये भी हो जाएगा, नहीं, कॉन्क्रीट. तो हम लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे कि सर एक्चुअल आउटकम क्या होगी मेरी. हम जो है वो मॉड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स को, और इसमें हम अपडेट भी लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि जैसे जैसे टैक्स के कवानीन अपडेट होते जा रहे हैं, नई नई लॉज, नई नई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो हमारा करिकुलम भी उसको अडॉप्ट कर रहा है. और वो क्यों अडॉप्ट कर रहा है? क्योंकि जो आपका ट्रेनर है वो कोई लेक्चरर नहीं है, वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला नहीं है, वो खुद टैक्स प्रैक्टिशनर है, वो खुद टैक्स कंसल्टेंट है. तो क्योंकि वो खुद अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं तो उनको रियल टाइम में क्लाइंट से जो फीडबैक आ रहा है, क्लाइंट की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, वो ही रियल टाइम फीडबैक आगे ट्रेनिंग में भी इनकलकेट हो रहा है कि यार ये इशू आया था, इसका ये हल निकाला था, ये कर लो.
तो आपको प्रैक्टिकल डायरेक्ट मार्केट के एक कंसल्टेंट का फीडबैक मिलता जा रहा है थ्रू आउट। हम जो है वो टैक्स लॉस के बारे में जानेंगे, हम जो है वो प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या इसकी फीस है, क्या इसका जो है वो बेनिफिट्स हैं, क्या सर हमें लैपटॉप पे एक्चुअल पोर्टल पे प्रैक्टिस कराई जाएगी या बस पोर्टल को पावर पॉइंट पे दिखा दिया जाएगा बस फोटो। आपको एक्चुअल पोर्टल पे बैठ के आपकी आईडी और वो आपकी सारी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन लैपटॉप पे कराई जाएगी। तो ये सारी वो चीजें, क्योंकि हमारा मकसद जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा मकसद है कि या हम एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनाएं, या हम जो एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं उसमें अपना इफेक्टिव टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स का काम एज एन एम्प्लॉय, एज अ टैक्स स्पेशलिस्ट जैसे होते हैं वो काम करे, या फिर फ्रीलांसिंग में करे। तो वो अपनी टैक्स की कंसल्टेंसी, रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे होती है उसका, तो वो तभी हो सकेगा जब आपकी खुद की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। जब तक आपकी अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो सब चीजें जाया हैं। तो सिंपली नो टू पावर पॉइंट, जैसे वो होता है ना पीपीटी, पीपीटी बस हो गई, बस एक पावर पॉइंट दिखा दी, नो, हैंड्स ऑन आपको कराया जाएगा। तो वो कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए वी हैव our lead effective trainer Syed Mahir Alam, who will be leading the presentation further and giving you a complete hands-on preview of what really is this training all about. And also we will be catering your questions. हम आपके questions को भी address करेंगे कि जो जो आपको सवालात हैं। इसका मकसद ये है आज की ओरिएंटेशन का कि अगर आपको कोई सा डाउट है, कोई सी चीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आइए डिस्कस करें। हमारे पास यहाँ पे बिजनेस ओनर्स भी आते हैं जो कि चाहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट की जो एक कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो बाजों का चीजों को उलझा देते हैं या चीजों को क्लैरिटी नहीं, तो बिजनेस ओनर चाहता है कि मैं खुद टैक्स को सीख लूं, करवाऊं मैं टैक्स कंसल्टेंट से, लेकिन मुझे भी नॉलेज हो कि ये क्या बोल रहा है। तो बिजनेस ओनर आते हैं हमारे पास टैक्स के स्पेशलिस्ट आते हैं हमारे पास, जो है वो इसी तरीके से फ्रीलांसिंग पे जो सीखना चाहता है और अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है वो भी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। तो एक हमारे पास मिक्स वैरायटी आती है ऑफ ऑडियंस। हाँ, एक चीज कॉमन होती है सब में, वो है सीरियसनेस। वो इंडिविजुअल्स जो कि सिर्फ आए हैं यहाँ पे बस चलो देख लेते हैं कि यार क्या है, और सीरियस नो, देर इज नो रूम फॉर द नॉन सीरियस पीपल। प्योरली सीरियस टारगेटेड प्रोफेशनल्स आते हैं और उनको हम जो है वो गाइड करते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। हम अपने आप को फैसिलिटेटर्स रखते हैं, एज अ फैसिलिटेट हम करते हैं आपको कि ताकि आप अपना मकसद पूरा कर सकें। तो विद दैट नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सैयद माहिर आलम to continue the session and give you a complete presentation of this training program. Over to you. अस्सलामुअलैकुम। फरहान साहब ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मेरा दे दिया, मैं थोड़ा सा और उसको ऐड कर लेता हूँ, फिर जो कंटेंट है हम उसकी तरफ चलते हैं। मेरा नाम सैयद माहिर आलम है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैनेजिंग पार्टनर हूँ हैदर शम्सी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। और प्रैक्टिस जो अपनी फर्म की है मैं एक्चुअली 2018 से कर रहा हूँ एज ए पार्टनर। इससे पहले मैं उसके साथ एसोसिएट था एज ए मैनेजर। इसके अलावा मेरा कोई 10-12 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में भी रहा हूँ, इसके अलावा माइडास सेफ्टी में डिप्टी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट मैंने कोई 4 साल काम किया है। सो सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन मिक्स एक एक्सपीरियंस। फरहान साहब के साथ यहाँ इस कोर्स को डिजाइन करने का जो पर्पस रहा शुरू में, वो ये रहा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाए। हमने इसे लास्ट सेशन से थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने का पर्पस ये रहा कि हमें जो इनटेक आई है, जो लोग हमारे पास हैं, थोड़ा मिक्स माइंडसेट के। कुछ लोग ऐसे थे कि जो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग चाहते थे कि हम कहीं पे भी किसी भी कन्वर्सेशन में एक एलियन ना रहे, कि कहीं पे टैक्स की बात हो तो हमें या तो उठ के जाना पड़े या हमें जो दूसरा आदमी कह रहा है उसको बगैर समझे हुए एक्नॉलेज करना पड़े। कुछ लोग ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर थी, वो उसको फुल फ्लेज लेवल पे नहीं लेकिन एक बिगिनर लेवल पे थोड़ा प्रैक्टिस करना खुद चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑफिशियली एक्सरसाइज करना चाहते। सो ये एक मिक्स किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल था। हमने इसको इम्प्रूव कोशिश की है इस तरह प्लान को करने की कि जिस लेवल का भी आदमी हो एटलीस्ट वो पैरेलल चल सके। ये आने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है कि मैं एक कोई चीज़ ऐसी आगे जो है वो इम्पार्ट करनी शुरू की जाए जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल ना हो। वो एक टाइम का एफर्ट्स करता हूँ। सो प्लान कोर्स को कुछ इस तरह किया गया, कोशिश की गई है
एक इसमें अच्छी चीज हमने ये रखी है कि हमने इसको रिजिड रोबस्ट प्लान नहीं रखा। हमने पूरा सेशन अभी, अब इंशाल्लाह सैटरडे को लास्ट क्लास है जो सेशन एंड हो रहा है, उस पूरे सेशन में हमने प्लान को वेरिएबल रखा है। एक हमारे पास बेसिस स्ट्रक्चर है, हम उस पर चलते हैं। हर क्लास के बाद हम पार्टिसिपेंट्स को ये इन्वॉल्व करते हैं कि आप अब तक जितने सेशंस हुए हैं एक बार जाइए, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को रिवाइज कर लीजिए, और क्या नहीं आप समझ पाए अब वो लाइए हम अपने कोर्स में आपके साथ उसको इंटेक करें। तो कोशिश ये होती है कि साथ लेके चले जहां तक सबकी अंडरस्टैंडिंग। ये जो टेक्स्ट का कोर्स है बेसिकली जो डिजाइन किया गया है, इसका इनिशियल स्ट्रक्चर ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो लॉ और पोर्टल के साथ फेमिलियर किया जाए। लॉ के साथ फेमिलियर करने के लिए हमारा कोर्स स्ट्रक्चर ये है कि हम नोट्स या दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रियल टाइम हम ओपन करके चलते हैं, सेक्शन टू सेक्शन। सेक्शन का नंबर क्या है, वो सेक्शन के टेक्स्ट क्या है, कानून क्या कह रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है, हम इसको इस तरह डील करते हैं। उसकी रीजन ये है कि नोट्स चैलेंजेबल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग से हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, कानून की नहीं हो सकती। कहीं पे रेफर करेंगे कानून रेफर किया, तो इस वजह से हम उसको अंडरस्टैंडिंग को उस तरह लेके चलते हैं। नोट्स की डेवलपमेंट आपका काम है, अगर आप बनाना चाहें दैट्स अ गुड थिंग, नहीं बनाना चाहते हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड रखते हैं। ये लेक्चर 6 से 8 महीने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट सेशन में ये आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको मल्टीपल टाइम सुनिए, इसको आप डाउनलोड कीजिए, आप इसकी वीडियोस रखिए, आपके लिए सब। कोर्स की आउटलाइन जो है बेसिकली इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अराउंड है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में हमने जब डिवीजन इस तरह की, हम शुरू इनकम टैक्स को लेकर चलते हैं और उसके बाद सेल्स टैक्स को स्टार्ट करते हैं। सेल्स टैक्स में फेडरल लॉ जो गुड्स का है और प्रोफेशनल लॉ जो सर्विसेज के, हम वो सारे कवर करते हैं। दोनों टैक्सेस में, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स में, दोनों एस्पेक्ट्स है हमारे पास। हम थ्योरेटिकली ऑर्डिनेंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उसी हिस्से की, जिस हिस्से की हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसकी हम जो है वो रियल टाइम जिसको कहते हैं ना कि सबमिशन, उसकी पिक्चर क्या हो सकती है, जिसको रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं, हम उसको साथ चलाते हैं। मशहूर सबसे पहले सेक्शन हमारे पास स्टार्ट होता है वो सैलरी का है। हम सैलरी से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हेड ऑफ इनकम हमारे पास 5 है, हम पांचों को टच करते हैं, लेकिन सैलरी से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है, अगर कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है या कोई कंसल्टेंसी कर रहा है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा सैलरी क्लास का है। सैलरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, हम डेफिनेशंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं कि सैलरी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या चीज सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी क्या नहीं होगी। सैलरी के अंदर दो लोग हैं, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर का पार्ट है कि वो सैलरी की कैलकुलेशन एज पर ऑर्डिनेंस करे और 149 सेक्शन में उसकी टैक्स डिडक्शन एज पर ऑर्डिनेंस करे। दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टैक्स उसने काटा है वो एक स्पेसिफाइड टाइम में उसको जमा कराए और क्वार्टरली उसका जो है वो स्टेटमेंट फाइल करे। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। एम्प्लॉय के पार्ट में जब सैलरी वो रिसीव कर रहा है वो अपने एम्प्लॉयर से डिडक्शंस के एविडेंसेस कलेक्ट करे। रूल 42 का जो सर्टिफिकेट है वो मंथ एंड पे जब सैलरी आपके पास आए उसके साथ ही वो एम्प्लॉयर से उसको कॉल कर ले कि मुझे हर मंथ का दे दिया करें। 12 महीने पूरे हो जाए तो अपना रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो अपनी वो फाइल करे, उसमें अपनी सैलरी को डिक्लेयर करे, उसमें टैक्स डिडक्ट हुआ है वो डिक्लेयर करे, अपनी फाइलिंग को कंप्लीट करे। तो हम ये दोनों रोल्स जो हैं ये किस तरह प्ले होंगे ये दोनों देखेंगे। उसके बाद हमारे पास हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम है। उसमें हम देखेंगे रेंटल इनकम की जो बेसिस है वो 2 साल से जो चेंज हुई है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ये रेंटल इनकम पहले फाइनल रिजीम में थी, अब नॉर्मल रिजीम में आ गई है। नॉर्मल रिजीम में इसकी टैक्सेशन कैसे होगी, जो पेमेंट कर रहा है वो किस वक्त इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स काटेगा, किस वक्त नहीं काटेगा, जो रिसीव कर रहा है उसको कितना अमाउंट एज ए अलाउंस मिल रहा है, कितना अमाउंट उसको टैक्सेबल होना है, किस इनकम के साथ उसको मर्ज होना है, ये सारा सिनेरियो हमारे पास रेंटल इनकम में भी है। बिजनेस इनकम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कोई 60 to 70% पूरा ऑर्डिनेंस बिजनेस इनकम की गिरफ्त होता है। पहला हिस्सा इसका रिसिपिएंट ऑफ बिजनेस वाला है कि उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है वो विदहोल्डिंग का है। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा लोगों का कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है सेल परचेज की, जब उसकी पेमेंट होती है तो एक अमाउंट उसमें से रोकी जाती है जो पेमेंट कर रहा हो, विदहोल्डिंग टैक्स। वो विदहोल्डिंग टैक्स किस ट्रांजैक्शन पर क्या होगा, कितना डिडक्ट होगा, किस स्टेटस पे कितना डिडक्ट होगा, फाइलर नॉन फाइलर के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, किस वक्त उसकी पेमेंट होगी, उसके एविडेंसेस क्या देने पड़ेंगे, क्वार्टर पे उसकी जो सबमिशन होगी रिपोर्टिंग्स की वो किस तरह होगी।
ये विद होल्डिंग एजेंट का रोल है। ये बहुत बड़ा आइडिया है क्योंकि हर सेक्शन का इसमें पूरा सिनेरियो है। बिजनेस इनकम, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है उसकी इनकम की नेचर क्या होगी? क्या वो रेवेन्यू पे टैक्स होगा, प्रॉफिट पे टैक्स होगा? इनकम उसकी फाइनल रिजीम में जाए, मिनिमम रिजीम में जाएगी या नॉर्मल रिजीम में जाएगी? जो रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस कौन से उसको अलाउ होंगे, कौन से डिसअलाउ होंगे? एसेट्स उसके पास हैं तो डेप्रिसिएशन क्या अलाउ होगी? तो ये पूरा एक हॉरिजॉन है। ऑर्डिनेंस मोर और लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस को डील कर रहा है। सैलरी और ये तो मुश्किल से मैं गिनता हूं तो 3 से 4 सेक्शन है, 12 और 13 सेक्शन डेफिनेशंस के, 149 में होल्डिंग का है, एक सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशन का क्लॉज है। दैट्स इट। 4-5 सेक्शन में आप सैलरीज को निपट जाएंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15-16 या 155 एंड हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करेगा ये सेक्शन 7 के पास और एंड करता है जाके 200 पे ड्यूरिंग दैट। उसके बीच में कुछ है कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो एस्पेक्ट है। एक अभी हमारे पास थर्ड इशू है कैपिटल गेन में, वो है प्रॉपर्टी के ऊपर। कि प्रॉपर्टीज के ऊपर जो गेन है, अब क्या है, 1 जुलाई के बाद से तो वो बिल्कुल जो रिस्ट्रिक्शंस थी खत्म हो गई हैं। आपका जो भी गेन उन प्रॉपर्टीज पे जो 1 जुलाई के बाद परचेज होंगी वो 15% गेन पे टैक्स होगा फ्लैट। तो स्लैबिंग खत्म हो गई है। उससे पहले की जो परचेज प्रॉपर्टीज थी उस पर स्लैबिंग है। सिनेरियो और भी है हायर इनकम पर्सन का। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो 24 में हमारे पास तब्दीली आई है वो ये कि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम अगर इंडिविजुअल एओपी की है तो उस पे इनकम टैक्स आप जितना पे कर रहे हैं उसका 10% सरचार्ज और पे करेंगे। 4AB सेक्शन है। इसी तरह एक हायर इनकम का सेक्शन है 4C कहते हैं हम उसको। उसमें ये कि अगर आपके पास 15 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल सॉरी 15 करोड़ से ज्यादा इनकम है, तो आप उसमें एक स्पेसिफिक स्लैब पे टैक्स होंगे। तो ये मल्टी लेयर सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन है। ये तो हो गई एक वैक्यूम के अंदर, एक बबल के अंदर की टैक्सेशन। बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई किस पे? सबसे बुनियादी सवाल ये तो वो है कि अप्लाई होगा तो कैसे होगा। पहला सवाल कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई किस पे, कोई आइडिया है किसी को? किस तरह होगा? जो भी एंट्री नंबर टू द एक्सटेंट, बात सही है आपकी, टू द एक्सटेंट बिल्कुल ठीक है। ऑर्डिनेंस थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर, वो कहता है कि जी मैं जो इनकम टैक्स का कानून लागू करूंगा इसकी एप्लीकेबिलिटी वो डिपेंड करेगी रेजिडेंशियल स्टेटस पे। वो ये कहते हैं कि जी टैक्सेशन तो होनी है, ठीक है, लेकिन किस वैल्यू पे होनी है, किस इनकम पे होनी, तो ये डिपेंड करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 नाम दिए हैं लोगों को, एक है रेजिडेंट, दूसरा है नॉन रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट की एक इंग्लिश मीनिंग है, एक कानून की मीनिंग। कानून ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो 182 दिन या इससे ज्यादा 182 डेज और मोर फिजिकली मौजूद है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जापानी, जर्मन, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज जो भी है, पाकिस्तान में 182 डेज अवेलेबल है, रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है। दुनिया में जो कमाया है पाकिस्तान में टैक्स देगा। एक फेवर ये है कि अगर दुनिया में कुछ कमाया और वहां कुछ टैक्स दिया है तो उस दिए हुए टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन टैक्सेशन की कंप्यूटेशन ग्लोब होगी जो भी उसने दुनिया में। तो रेजिडेंट आदमी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है 182 डेज और मोर। ये है इंडिविजुअल। अब अगर पार्टनरशिप या कंपनीज है तो उसका उसूल तय है, जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान में रेजिडेंट है। चैलेंज आता है इंडिविजुअल पे ही। नॉन रेजिडेंट का ये उन्होंने कहा है कि जी नॉन रेजिडेंट आदमी जो है जो 182 डेज से कम रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए टैक्सेबल है। यानी इसने जो पाकिस्तान में कमाया उसका टैक्स पाकिस्तान में देगा, वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए वो टैक्सेबल नहीं है।
ये उसूल तय होने के बाद फिर हम नीचे आते देखते हैं कि उसकी इनकम की नेचर क्या थी। सैलरी थी, रेंट थी, बिजनेस थी, कैपिटल गेन थी, या अदर सोर्स थी। जब हम ये क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये सोर्स क्या थी, तो फिर उसकी टैक्सेशन एज पर द लॉ उसकी होती है। अगर सैलरी थी तो सैलरी के मुताबिक टैक्सेशन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट थी तो रेंट के मुताबिक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कानून के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल डिसीजन इसी रेजिडेंशियल स्टेटस की बुनियाद कि आप किस आदमी से क्या टैक्स ले सकते हैं। नॉन रेजिडेंट आदमी से आप उसकी अमेरिका की इनकम पे बात नहीं कर सकते। रेजिडेंट आदमी की टैक्सेशन में अगर आप पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं तो उस पर टैक्स क्रेडिट का एलिमेंट कितना मिलेगा, कितना टैक्स जो वहां दिया वहां कितना यहाँ एलिजिबल होगा, उसकी एक्सटेंड क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल यूएस में 50% टैक्सेशन है और पाकिस्तान का मैक्सिमम स्लैब 40% है, तो उसकी टैक्सेशन की जो लिमिट होगी वो 40 पे रुक जाएगी। ये नहीं हो सकता कि यूएस में दिए हुए 50% का 10% यहाँ पर रिफंड मिलेगा। तो कैपिंग और फ्लोरिंग जो है वो भी एज पर हो। तो ये एक थोड़ा सा एस्पेक्ट जो है इंशाल्लाह वो हम उसमें कवर करेंगे। अच्छा, इसमें हमने कोशिश ये की है कि हम जब हेडवाइज इनकम को डिटेल करें तो हम इसके दोनों एस्पेक्ट्स को कवर इस तरह करें कि आप अगर चेयर के उस टेबल के उस तरफ है तो आपको पता हो और आप वो काम कर पाए, और टेबल के इस तरफ है तो भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। मास्टरी आपको कोई नहीं करा सकता, मास्टरी आपको खुद करनी है। कानून है, मैं जितना अच्छा मैं क्या दुनिया में कोई भी आपको बता दे और आप उसको अगर एक महीने भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप दोबारा जीरो पे खड़े हो जाएंगे। ये एक बुनियादी सा उसूल है। ये इतनी डायनेमिक चीज है टैक्सेशन, अगर आप इसको डेली बेसिस वीकली बेसिस पे फॉलो नहीं करेंगे आप बहुत पीछे चले, और एक बार आप पीछे हो गए तो बहुत मुश्किल होगी। तो ये बात कहना कि मास्टरी है, मास्टरी नहीं हो सकती, हम इस चीज को कोई नहीं, लेकिन बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए। सैलरी क्या है, रेंट क्या है, ताकि कहीं पे भी हम एम्प्लॉयमेंट में, इंटरव्यूज में, कहीं पे डिस्कशन में, कंसल्टेंट के साथ डीलिंग में कोई आपके साथ डिस्कशन, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि सैलरी की रिडक्शन अगर होनी है तो क्या होनी है, रेंट की इनकम की टैक्सेशन कैसे होनी है, बिजनेस में विदहोल्डिंग होनी है। क्विक क्वेश्चन आते हैं अक्सर फोन पे, यार इतनी की इनवॉइस से टैक्स क्या कटेगा। अब क्विक आंसर देना उसका है तो आपको चंद बेसिक्स पता होनी चाहिए। बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ट्रांजेक्शन गुड्स की है कि सर्विस की है। अगर गुड्स की है तो बंदा सामने वाला इंडिविजुअल है या कंपनी है, ये चार तीन चीजें पता हो जाएंगी, टैक्स का रेट निकल आएगा विदहोल्डिंग का और इतने परसेंट टैक्स का। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये हमारे पास, इसमें हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मली इसको हम कवर कर दें। सिमिलरली हमारी कोशिश साथ साथ भी ये होती है कि हम आयरस का जो बेसिक पोर्टल है, एफबीआर का जो सबमिशन का पोर्टल है, उसकी फेमिलियरिटी आपको इस तरह दे पाए कि उसके अंदर भी आपको कोई एलियननेस महसूस ना हो, सिस्टम को एक्सेस करते हुए झिझक खत्म हो। गलतियां अक्सर झिझक की वजह से, नॉलेज के ना होने होने से आदमी रुकता जरूर है, गलती कम कर, झिझकने से गलती ज्यादा कि ये या ये उसमें गलती होगी, चाहे आप कुछ कर लो 90% चांस है गलत। तो वो एक चीज खत्म हो, आपको ये पता हो कि सिस्टम में जो लफ्ज लिखे हुए इनका मतलब क्या है, किस बटन को दबाऊंगा तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, कौन सा फॉर्म मुझे खोलना है तो मैं कहाँ से खोलूंगा, बेसिस फॉर्म्स को अगर जमा करना है, इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी पर्सन की है तो कौन सी 6-8 जगहें हैं फॉर्म की रिटर्न की जो मुझे डेटा डालना है। सैलरी क्लास सिंपल है, सिंपलेस्ट वे, सैलरी का रिटर्न मोस्ट सिंपलेस्ट रिटर्न। अपना भी भरिए, दोस्तों का कीजिए, फैमिली मेंबर्स का आप खुद कीजिए, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सैलरी क्लास के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। मैं सबको ये एडवांस करूंगा, भाई सैलरी के लिए अपना भी भरो, दोस्तों का भी भरो, एक ग्रुप सॉर्ट ऑफ बनाओ, भरो, अर्निंग होती है हो नहीं होती, नॉलेज का होना भी अर्निंग है, तो वो अर्निंग भी आप करें। रिटर्न, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिंपल है, कोई मसला, डिविडेंड सिंपल, प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट सिंपल। ये चार चीज ऐसी हैं जो 2-3 ट्रांजेक्शन में पूरा रिटर्न लॉक कर देती है। बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए आपको एडवाइजरी चाहिए होगी, वरना अगर ये गलत चला गया तो इस पे फिर ऑडिट नोटिस असेसमेंट्स, वो फिर पेनफुल एरिया। तो बिजनेस का रिटर्न भरते हुए थोड़ा सा बेहतर ये है कि वो आदमी जिसको आप समझते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, टेक्निकल नो हाउ ज्यादा है, उससे एक बार भर के कंसल्ट जरूर करें कि क्या मैं सही जगह को सही दिखा रहा हूँ, कहीं पे मैं एक्सपेंस ज्यादा तो नहीं दिखा रहा, कहीं पे मैं प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं दिखा रहा। दोनों रिस्क है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा के अगर आपने प्रॉफिट कम किया डिपार्टमेंट वाला आपको तंग करेगा, और कहीं पे प्रॉफिट दिखा दिया ज्यादा तो टैक्स ज्यादा पे हो गया
तो आपने अपना लॉस कर लिया। तो दोनों चीजों से बचना है। जो जस्ट एंड राइट चीज है वो डिक्लेयर होनी, ताकि कल को अगर असेसमेंट आए भी ऑडिट में तो आप उसको फुलफिल कर सकें। हम ये इसके अंदर कोशिश करेंगे। रिटर्न फाइलिंग के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं वर्किंग के, एक्सेल बेस्ड। हम कोशिश ये करते हैं कि पहले आपसे एक्सेल बेस्ड चीजें बनवाएं, वर्किंग जो है वो डेवलप करवाएं, वेल्थ तो आपसे डेवलप करवाएं, और फिर उसको फॉर्म में कन्वर्ट कराएं। हमारा काम खत्म होता है, हम ड्राफ्ट रिटर्न बनाते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। तो सबमिट हम कर नहीं सकते। तो सबमिट इसकी हो गई तो ये ट्रायल वर्जन है। तो कोशिश ये होती है कि आपको ड्राफ्ट तक ले जाए, ये लॉक है, आप सिर्फ सबमिट का बटन दो। लेकिन ये साइकिल कोशिश हमारी अब तक रही है, इवन लास्ट क्लास तक भी हमने सोची है कि हम लोगों से कंप्लीट करवाएं। हम जैसे फरहान साहब भी कह रहे थे, तो हमने कोशिश ये की कि उसमें 5-6 हमारे पास सैलरी क्लास के लोग थे। इस दफा हमने उनसे उनका रिटर्न, ताकि आप खुद भरो यार, प्रॉब्लम आएगी हम यहाँ से कुछ डिस्कस करेंगे, बट एक्सरसाइज करो। टाइम तो मैच हो गया है, वो इत्तेफाक ये था कि सितंबर भी आ गया था, तो मोर और लेस उन सैलरी क्लास वालों ने अपनी फाइलिंग जो है वो उससे की, तो वो थोड़ा उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। आपकी भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट, ये सेशन तो शायद नहीं जा पाए वहां तक, लेकिन आप लोग भी इस लेवल पे तो आ जाएं कि अपने रिटर्न्स को, सैलरी क्लास को, इसको आप खुद कर सकें। एक एरिया टैक्सेशन से अलावा रजिस्ट्रेशन का आसान है, अब मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? पहले मुश्किल इसलिए था कि पहले कंपनीज की, पार्टनरशिप्स की सब रजिस्ट्रेशन आपको जाके एफबीआर से करवानी पड़ती थी, उसकी एप्लीकेशन बनती थी, डॉक्यूमेंट्स रेडी होते थे। अब कुछ भी नहीं है। एससीसीपी जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा उसी दिन आपका एनटीएन जनरेट कर देगा खुद, वन विंडो ऑपरेशन। वहीं से वन विंडो ऑपरेशन है, आपको जो ईमेल आपके सीईओ की दी हुई है उस पर आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा। सेकेंड, पार्टनरशिप आप जब जिस दिन रजिस्टर होगी, आपको इंडियन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार को जनरेट करके आपको दे देगा, वन विंडो ऑपरेशन। तो ये दो दो एलिमेंट्स आपके पास से खत्म हुए। अब आपके पास एक चीज रह गई है, वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, एक उसका ऑनलाइन फॉर्म है, दो हिस्सों में चलता है। एक इंडिविजुअल वो है जिसका आज तक कभी भी कोई टैक्स पे नहीं हुआ, ना कहीं टैक्स डिडक्ट हुआ ना पे हुआ है, तो उसकी तो पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है, फिर ई एनरोलमेंट होती है, दो स्टेप उसका। एक वो इंडिविजुअल है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, लेकिन उसके शनाख्ती कार्ड पे कोई विदहोल्डिंग टैक्स जमा हुआ है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। गाड़ी ली थी उसने, उसका हो गया। बैंक में डिपॉजिट दे, उस पर इंटरेस्ट आया, उस पर टैक्स कट गया, टैक्स जमा हुआ, आप उस पर चले गए। ठीक है, जमा हो गया। वहां पे होता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इनरोलमेंट से, एनरोलमेंट से आपके पास आईडी पासवर्ड आपका आ जाता है, वो आईडी पासवर्ड आपकी की है, आप आईआरएस लॉगिन कीजिए, काम कीजिए। सो ये प्रोसेस भी आसान है, लेकिन आसान उसके लिए इसको इल्म हो। एक दो बार आप कर लेंगे, हाँ, वो सब पता चल जाएगा। आप एक बार आईआरएस में अगर आप इनरोल हुए, रजिस्टर्ड हुए तो इन इनरोल होंगे, नहीं वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब टैक्स नहीं कटा है, तो टैक्स जो पहले कटा हुआ है तो कटा हुआ ही नहीं है। इसलिए कि जब टैक्स कटा था तो वो जमा हुआ, जमा होने के लिए आपका सिस्टम में मौजूद होना जरूरी है। आपको नहीं, लेकिन आपके शनाख्ती कार्ड में जब टैक्स जमा हो रहा था तो उन्होंने आपको रजिस्टर कर दिया। अब आपको ई इनरोल होके खाली आपको आईडी पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड होके तो फिर फाइलिंग करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल हो गई नहीं उसके बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब आप फाइलिंग के लिए, न्यू वाले का भी तो रिकॉर्ड होता है सब आएगी। जब आप फाइलिंग के लिए आईडी पासवर्ड लेंगे तो आपके पास आईआरएस का कंट्रोल आ गया आपका। जब आईआरएस में जाएंगे आप, तो आईआरएस में एक पोर्शन है, उसको कहते हैं एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप उसमें जाएं, आप अपनी पेमेंट डिटेल्स का टैब सेलेक्ट करें, और उसमें ईयर वाइज आप देख लेंगे किस साल में आपका टैक्स कितना जमा हुआ। उसमें ये भी पता चल जाएगा कि किसने टैक्स काटा है, कितने अमाउंट पे काटा है, कितना टैक्स काटा है, कब जमा कराया है, सीपीआर नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स। आप उसके मुताबिक अपने बैक जो है पिछले रिटर्न्स चाहें तो भी फाइल कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक सहूलत अच्छी आईआरएस ने आपको दी है। ये इसी का पूरा पार्ट है, आईआरएस का एक पूरा पैकेज है। रजिस्ट्रेशन के अलावा टैक्सेशन रिजीम एक लेवल एडवांस मैटर। हम 2019 से पहले 3 रिजीम्स में काम कर रहे हैं टैक्स की। इसको एक थी नॉर्मल, एक थी फाइनल,
एक थी मिनिमम। 3 रिजीम्स थी। 19 के बाद फाइनल की रिजीम बहुत ना होने के बराबर रह गई, एक या दो आदमियों के, दो एस्पेक्ट में रह गई। सबसे बड़ी रिजीम बन गई है मिनिमम, उसके बाद minimum। क्या फर्क है? मिनिमम टैक्स का जो फर्क है ना, वो ये है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उस अमाउंट तक जो कि ऑलरेडी विदहेल्ड हो गया। अगर आपकी नॉर्मल टैक्स जो है, प्रॉफिट पे जो टैक्स बनता है, वो उस अमाउंट से जो कि टैक्स डिडक्ट होकर जमा हुआ है कम है, तो आपको टैक्स रिफंड नहीं है। लेकिन आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उस अमाउंट से जो कि विदहोल्ड होने से ज्यादा निकल आई, तो डिफरेंस आपको देना है। इसीलिए इसको मिनिमम रिजीम कहते हैं कि जो टैक्स कट गया वो खत्म, वापस नहीं मिलेगा। लायबिलिटी निकल आई ज्यादा तो डिफरेंस देना है, कम निकल आई तो रिफंड नहीं। नॉर्मल रिजीम जो है उसमें इसका रिवर्स है, उसमें जो लायबिलिटी आपको देना है, अगर टैक्स कट गया है ज्यादा तो रिफंड होगा, अगर कम कटा है तो पे करना है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। फाइनल ये है कि जो टैक्स कट गया, चाहे उसके बाद लायबिलिटी ऊपर या नीचे हो, आपको कुछ नहीं देना। तो फाइनल अब हमारे पास पाकिस्तान में एक एक्सपोर्टर रह गया, उसकी इनकम जो थी फाइनल थी 2024 तक, 25 में वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ एक डिविडेंड इनकम ऐसी है जो अब तक फाइनल है, उसमें जो टैक्स कटेगा 15% फाइनल, उसके ऊपर नहीं था। प्रॉफिट और टैक्स पे 50 लाख से ऊपर वो भी नॉर्मल हो गया, 50 से नीचे फाइनल है, 50 लाख से ऊपर वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इन बिजनेस का स्लैब उसमें चला गया। तो अब सिर्फ इफेक्टिवली 100% डिविडेंड रह गया कि जो आपके पास फाइनल। ठीक है, ये टैक्सेशन का थोड़ा सा मैटर, विदहोल्डिंग टैक्स मैटर्स बहुत अच्छे। ओवरऑल सिनेरियोज जो हैं वो है हमारे पास, विदहोल्डिंग के जो सेक्शन है 149 से लेके 156 तक है। कलेक्शन एट डिडक्शन एट सोर्स, कलेक्शन एट सोर्स की जो सीरीज है वो 236 की सीरीज है। 149 सैलरी है जैसे मेरे पास, इसी तरह मेरे पास जो 150 जो है डिविडेंड आ जाएगा, 151 पीओडी हो जाएगा, 155 रेंट आ जाएगा, 153 गुड्स सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे बड़ा एरिया 153। 153 का 1A डिडक्शन ऑन गुड्स, 1B डिडक्शन ऑन सर्विसेज एंड 1C दिस इज डिडक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब उसके नीचे फिर क्लासिफिकेशंस हैं कि इंडिविजुअल एओपी होगा तो क्या होगा, कंपनीज होंगी तो क्या होगा। सो ये मल्टीपल सिनेरियोज, लेकिन गलती के चांसेस अब खतरनाक इसलिए कि मेजॉरिटी चली गई है मिनिमम रिजीम में। आपने किसी का टैक्स अगर गलत काटा तो उसका नुकसान हो जाए। जब एडजस्टेबल में थे तो गलत कट गया तो रिफंड हो जाएगा भाई, लेकिन अब अगर गलती हुई तो नुकसान होने का डर है, क्योंकि जो कट गया वो मिनिमम रिजीम में चला गया। उसके बाद हम जब इन सारे रिजीम्स को, यानी कि हम अपने पार्ट पे टैक्सेशन कंप्यूटेशन को डेवलप करते हैं, यहाँ पे विद होल्डिंग के सिनेरियोज को देखते हैं, कंप्यूटेशंस को, फिर हम अपनी रिटर्न फाइलिंग्स को देखते हैं। फाइलिंग के बाद टैक्स पेयर का काम खत्म हो गया, रिटर्न फाइल हो गया, स्टेटमेंट सबमिट हो गई, काम खत्म। डिपार्टमेंट का काम शुरू हो, वो आपके डिपार्टमेंट जो आपके रिटर्न्स हैं उनको इवेल्युएट करता है, उनको असेस करता है, ऑडिट्स होते हैं, नोटिस हैं, शो कॉज हैं। तो वो जो डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस है टिल असेसमेंट टिल ऑर्डर, हम उसको देखते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। नोटिस कोई आएगा तो उसको हम क्या इसका रिस्पॉन्स हो सकता है, नोटिस किस किस सेक्शन में आते हैं, हम उसकी लिस्टिंग डेवलप करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि जिस नेचर का नोटिस है उसकी करस्पॉन्डेंस कैसे होगी, जवाब कैसे दिया जाएगा, साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच होंगे, वो हम सारी एक डिस्कशन में करते हैं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट टाइम किया, उससे पहले तो हम सिर्फ जवाब को एक ड्राफ्ट करके हम उसको सिस्टम में डालते थे। लास्ट टाइम हमने ये किया कि हमने आईआरएस पे एक नोटिस का रिप्लाई रियल टाइम सबमिट करके दिया, तो मेरे पास क्लाइंट थे तो मैंने एक नोटिस पिक किया, थोड़ा सा कम वेट का था। रिप्लाई और आईआरएस भी होता है। रिप्लाई इनकम टैक्स के सारे रिप्लाई आईआरएस में, सब रिप्लाई। इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस जो आईआरएस के बगैर है वो इलीगल है, बार कोड नहीं है नोटिस पे, इलीगल है, उसकी कोई वेटेज नहीं है। सिस्टम पे नोटिस आएगा, सिस्टम पे जवाब जाएगा, करस्पॉन्डेंस ऑनलाइन है इनकम टैक्स की पूरी, सेल्स टैक्स की अभी नहीं है, इनकम टैक्स की है। तो वो हमने इस दफा ये रियल टाइम करके कोशिश की, लोगों को खाली बताना पर्पस था कि मैं सबमिट भी करता हूँ जब अगर कोई जवाब, तो सिस्टम में वो कहाँ मूव करता है, मेरे इनबॉक्स से आउटबॉक्स में जाता है, नोटिस कहाँ जाता है, तो वो एक फ्लो दिखाना, वो हमने इस दफा कोशिश की करने की, वो हमने किया है। सिमिलरली इस करस्पॉन्डेंस के बाद एक एलिमेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं असेसमेंट।
कि हमें नोटिस आया, हमने जवाब दिए, दो एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, मेरा जवाब उसको समझ में आ गया, सस्पेंड क्लोज हो गई। मेरा जवाब समझ में नहीं आया, ऑर्डर हुआ। अब ऑर्डर के बाद मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ऑर्डर के बाद हम कहते हैं भाई देखो फौरन कोई डिसीजन नहीं लो, पहले ये देखो कि ऑर्डर का साइज क्या है, टेक्स्ट का साइज क्या है। आप ये समझ रहे हो कि ऑर्डर गलत है, लेकिन उसमें लगा हुआ टेक्स्ट छोटा है और उसकी कोई फ्यूचर में इंप्लीकेशन भी नहीं है, तो उसको कंटेस्ट नहीं करो, पे करो, जान छोड़ो। रीजन ये है कि कंटेस्ट करने में जो एनर्जी और फाइनेंस लगेगा उसको कैलकुलेट करो भाई। अपील करने पे पैसे, कंसल्टेंट की फीस, कॉस्ट, आपका टाइम, सब इंगेज हो गए। क्या वो चीज उस टेक्स्ट के अमाउंट के बराबर है? अगर बराबर भी है तब भी आप पे करें। लेकिन आपके पास ऑर्डर बहुत ही ऑकवर्ड है, और या ऑकवर्ड नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन रिकरिंग है। या इस साल अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो हर साल हो जाएगा, तो ऐसी चीज को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके अगेंस्ट में रेमेडीज, है अपील्स। हमने अपील को भी यहाँ पे देखा। अपील का मामला इस पिछले 6 महीने से, यानी कि मई के बाद से चेंज हुआ है थोड़ा। पहले सिनेरियो ये था कि एफबीआर के ऑर्डर के बाद आपके पास फर्स्ट लेवल ऑफ अपील थी, वो कमिश्नर अपील। उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जाते थे इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट, या फिर उसको सॉरी हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। पैरेलल ये था कि हम पहले ऑर्डर के बाद भी टैक्स ओम्बड्समैन के पास चले जाएं, या तो ओम्बड्समैन का ऑर्डर फिर प्रेसिडेंट के पास। हम ओम्बड्समैन के बाद ये वाला फोरम नहीं ले सकते जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा। तो दोनों हमारे पास लेन है। हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कमिश्नर अपील वाला, क्योंकि मल्टी लेयर है ना कहीं भी तो बात कहीं नेगोशिएट हो जाएगी। मई से चैलेंज ये आया है कि जी अब सारे ऑर्डर कमिश्नर अपील के पास फाइल नहीं हो सकते। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो भी इनकम टैक्स का ऑर्डर होगा वो डायरेक्ट एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, और उसके बाद हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। 2 करोड़ से नीचे का जो भी ऑर्डर है वो अपील में जाएगा, लेकिन अपील के बाद हाईकोर्ट जाएगा, ट्रिब्यूनल में नहीं। तो अब कमिश्नर अपील और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल एट पार है। ये एक सिनेरियो चेंज हुआ है। तो हमने इस दफा एक अपील डॉक्यूमेंटेशन का जो साइकिल थी वो हमने, जैसे नॉर्मल करते हैं वो हमने की थी। कैसे बनते हैं डॉक्यूमेंट्स, अपील्स कैसे फाइल होती है, तो हमने डिपेंडेंस पे की थी। किन सेक्शंस के अंदर हम डील करते हैं, ये इस कोर्स का हमारे पार्ट रहा है। उसके बाद ट्रिब्यूनल तक हम कैसे गए, वो डॉक्यूमेंट्स में अपने शेयर। इनकम टैक्स के अंदर अपील के बाद सिनेरियो आपका खत्म। अब अपील चलेगी, मैटर आगे बढ़ता रहेगा, वो स्पेसिफिक केस, उसकी फिनैलिटी सुप्रीम कोर्ट में जाके हो जाएगी। आपका वो केस नए साल की चीज है, नई ट्रांजैक्शन फिर जीरो से शुरू होगी। साइकिल यही है। बंदे की आइडेंटिफिकेशन, अपीलिंग के बाद उस साल का जो वो रुक जाएगा, अगले साल का जो है ना। अब नए आ गए ना। आप तो नया, आपका 1 साल तो चला गया अपील में, अगर अब तो नया साल, नई साइकिल, जीरो से फिर शुरू। हर साल नया है, हर टैक्स ईयर नया। इसीलिए आप देखें फाइनेंस बिल हर साल का अलग होता है, और टैक्सेशन हर साल की दूसरे साल से मुख्तलिफ है। 1 साल का कानून दूसरे साल पे अप्लाई नहीं हो सकता। नहीं, अगर अभी हमने रिटर्न जमा किया है तो पिछले साल का हमारे पास वो नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डर के मुताबिक 6 साल तक आप ओपन है। जिस साल आपने फाइल किया है वो साल, और उसके अगले 5, 7वां साल वो आपसे नहीं पूछ सकते। तो बिल्कुल कर सकते हो। 6 साल के लिए आप तैयार रहेंगे, उन 6 सालों में सारे के सारे साल आपसे पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है, वो उसके ऊपर। ठीक है, ये एक इनकम टैक्स की पूरी हमारी कोर्स की साइकिल है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने आपसे एक जनरल डिस्कशन के तौर पर की। इसी तरह हम सेल्स टैक्स डिस्कस करते हैं। सेल्स टैक्स वॉल्यूम में इनकम टैक्स के मुकाबले में 25%। कॉम्प्लिकेटेड कह लें या इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं, छोटा सा। कोई भी लॉ ले, फेडरल का ले लें आप सेल्स टैक्स एक्ट 1990, या सिंध रेवेन्यू बोर्ड का SRB का सेल्स टैक्स एक्ट 2012 का, वो ले लें। वो ऑर्डिनेंस के मुकाबले में फिजिकली भी छोटा है, ऑपरेशनली भी है। रीजन ये है कि उस सेल्स टैक्स का जो कानून है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, दुनिया में कहीं भी है, वो इंटरेस्टिंगली ट्रांजैक्शनल बेस्ड है। वो ट्रांजैक्शन पे चलेगा। ट्रांजैक्शन हो गई, टैक्स की एप्लीकेशन उसी ट्रांजैक्शन तक महंगी। ट्रांजैक्शन नहीं होगी, नहीं है। इनकम टैक्स का मैटर डिफरेंट है, वो ग्लोब तक चला जाता है। आप रेजिडेंट है, कंबोडिया की इनकम भी टैक्स होगी। सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं है। इसी टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन, इवन अब तो वो भी रुक गई। सर्विस अगर है तो सिंध वाली सिंध में जाएगी, पंजाब वाली पंजाब जाएगी। गुड्स है तो ओवरऑल पाकिस्तान में जाएगी। जैसे ही बाउंड्री क्रॉस की उसने, सेल्स टैक्स खत्म हो जाता है।
तो ये इसकी एप्लीकेशन चैलेंजिंग ज्यादा है, इसलिए कि ये इनडायरेक्ट टैक्स और आपका रोल सेल्स टैक्स में एज ए एजेंट खतरनाक रोल है। आपको टैक्स कलेक्ट करना है और आगे देना है। अगर आप फेल हो गए तो आपको अपनी जेब से दो। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में रोल क्या है मेरा, मैंने जो प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स दूंगा, वो मेरा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन खतरनाक है कि अगर आप फेल हुए तो पॉकेट से लेना। ये इसके अंदर एक सेंस जो है ना थोड़ी सी अलार्मिंग। सेल्स टैक्स का मैटर आसान हो गया है, गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको सिंप्लीफाई करती जा रही है। पहले आपके पास बहुत लंबी चौड़ी एग्जेम्प्ट आइटम की लिस्ट थी, जीरो रेटिंग की लिस्ट थी, अब वो लिस्टें छोटी होती जा रही हैं। जनरल रेट 18% का है, मोटी मोटी चीजें। रजिस्टर्ड आदमी को आप सेल करेंगे 18% चार्ज करेंगे उन आइटम्स पे जो कि पांचवें छठे आठवें तीसरे पांचवें छठे आठवें शेड्यूल में नहीं है। खत्म बात, वो आइटम्स वो 18% रेट पे चले जाएंगे। आपने अनरजिस्टर्ड को सेल की तो 18 + 4 22% टैक्स चार्ज करेंगे आप अपने इनवॉइस। जो टैक्स आपने लिया वो गवर्नमेंट को दे देंगे। सही है। इसमें एक लाइन में ऐड करता हूं कि जो चीज मैंने बेची थी वो भी मैंने एक रजिस्टर्ड आदमी से खरीदी थी, तो उसने मुझे सेल्स टैक्स इनवॉइस दी थी, तो मैंने उसको भी सेल्स टैक्स पे किया। तो अब मैं जब सेल करूंगा जो टैक्स लूंगा तो उसमें तो जो टैक्स मैंने पहले पे किया है वो माइनस कर दूंगा और बाकी पे गवर्नमेंट को जाकर। इस प्रोसेस को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट टैक्स। मॉडल है ये वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। दुनिया में हर जगह यही मॉडल चलता है जिसको वैट मॉडल कहते हैं। हमारे यहाँ इसका नाम जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स। मॉडल वैट का ही है, हर जगह लिखा हुआ भी है कि वैट मॉडल। वैट मॉडल होता ही वैल्यू एडिशन पर, कि हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स बढ़ेगा। 100 की चीज 150 की होगी तो टैक्स तो 150 पे लगेगा, लेकिन जो पहले 100 पे दे चुके हैं वो माइनस करके बाकी आप जाएगा गवर्नमेंट के पास 150 का ही, क्योंकि 100 पहले चला गया, 50 पे चला जाएगा। सब पे सर उसमें ट्रांजैक्शन पे लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, उसमें सेल्स टैक्स आइटम पे लगता है। तो वहाँ से जब से परचेज करेगा वहाँ से टैक्स भरेगा, यहाँ से कलेक्ट करेगा, एडजस्टमेंट करके वो करेगा। ऐसा ही तो जो मेन है वो तो मैन्युफैक्चरर पे जाता है। ओरिजिनेशन तो दो जगह से होगी ना, या इंपोर्ट हुई या मैन्युफैक्चर हुई। सही है। सिस्टम में दो जगह से आएगी, लेकिन जितनी बार सिस्टम में वो हाथ बदलेगी वैल्यू एडिशन कर रहा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लोगों को थोड़ा समझाने में मुझे भी आसानी होती है। एक आइटम में देखा होगा ना, प्लास्टिक दाना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हुआ दाना, इंपोर्टर ने पोर्ट स्टेज पे उस पर टैक्स पे कर दिया, वो चला गया फैक्ट्री पे। फैक्ट्री वाले ने उस दाने की प्लास्टिक की शीटें बनी, ठीक है, वैल्यू एडिशन की उसको उसने बना के बेची किसको, मोल्डर को। मोल्डर ने ये कुर्सियां बना दी, ठीक है, वैल्यू एडिशन। कुर्सियां उठा के उसने दे दी होलसेलर को, उसने इसको पैकिंग वैकिंग की रंग मंग जो करना था कर करा के आगे, ये ऐसे कुछ भी नहीं किया, उसने ऐसे ही बेच दी। ठीक है। ये 3-4 हाथ जब तब्दील हुए ना तो सबकी वैल्यू तब्दील हो गई। इंपोर्ट टैक्स कैसे होगा, वो इंपोर्टर के पास इनवाइस आई, मिसाल बनाते वैल्यू डालते हैं ना, इसमें आसानी होगी। 100 रुपए का माल इंपोर्ट किया उसने, 18 रुपए उसने डाल दिए, 118 की इनवॉइस दे दी मैन्युफैक्चरर को। सही है। मैन्युफैक्चरर ने उस पर काम करके शीटें बनाई, 50 रुपए उसके लगे, जिसमें उसका प्रॉफिट भी था। उसने 150 रुपए प्लस 150 पे 18% बना के दे दिया आगे मोल्डर को। 150 पे 18%, जो 18% थे वो अभी देखिए ना, अभी उसने इनवॉइस दे दी मोल्डर को। ठीक है, मोल्डर ने जब इनवॉइस दी तो वो इसको पेमेंट करेगा, वो तो 150 + 18 करेगा। मैन्युफैक्चरर ने मोल्डर से 150 रुपए प्लस 18% ले लिया। अब वो गवर्नमेंट को क्या देगा, गवर्नमेंट को जो 18% 150 का था उसमें से जो इंपोर्टर को उसने 18 रुपए पे किए थे वो माइनस करेगा और बाकी गवर्नमेंट को दे देगा। तो गवर्नमेंट के पास तो पहले 18 इंपोर्टर से गए, यहाँ 50 पे जो 9 रुपए थे वो गए, तो एक्चुअली 150 पे तो चले गए। ये मॉडल वो आपको मैन्युफैक्चर। अब आगे मोल्डर हो सकता है वो 200 की बेचेगा, तो वो 200 पे तो टैक्स लेगा, लेकिन जो उसने 150 पे मैन्युफैक्चरर को टैक्स दे दिया वो माइनस करेगा, वो अपने 50 पे आगे जमा करा देगा। तो इसीलिए जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उतना टैक्स आगे जाएगा, इसको वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए वैट मॉडल। तो सेल्स टैक्स का जो मॉडल है गुड्स पे भी यही है,
इसके लिए अमाउंट नहीं होगी, सेल टैक्स की इतनी अमाउंट हो तो इसमें वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नहीं? नहीं है इसमें। पहले ऑर्डिनेंस में एक क्लॉज थी, वो थी 4 मिलियन की, बहुत पहले थी, वो लोगों को याद रह गई है, लेकिन अब नहीं है। अब वो कहते हैं भाई टैक्सेबल सप्लाईज आप दे रहे हैं, अमाउंट नहीं होगी, खामोशी से जाके आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने आप को और टैक्स चार्ज। अब ये लिमिट खत्म, मतलब अब कानून में है भी नहीं, बहुत पहले 4 मिलियन की थी। एक जगह पे हमें दिखी, वो दिखी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। तो वो अब कहते हैं कि अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री है तो आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट लाजिम नहीं है। कॉटेज की डेफिनेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कह रहा है उसको 4 से 5 कंडीशन है, सारी मीट हो। पहली, आप रेजिडेंशियल एरिया में काम करते हैं। दूसरी, इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो आपके पास, बिजली गैस। तीसरी, आपकी साल की सेल 80 लाख से ज्यादा ना हो, मैन्युफैक्चरर है। चौथी, 10 से ज्यादा बंदे काम ना करते हैं आपके पास। चारों मीट होंगी तो रजिस्टर ना हो, कोई एक भी मिस हो गई तो फिर आपको रजिस्टर हो, फिर आप कॉटेज नहीं रहो। ये अगर अभी हमने बिजनेस से एंटिल बनाया है और 10-15 साल से काम कर रहे हैं, सेल टैक्स नहीं है, अभी सेल टैक्स जमा कर रहा है वो 15 साल का रिपोर्ट मांगेगा ना? वो आपसे कहेगा जरूर, लेकिन जब आप ये कहते थे कि मैंने खुद से रजिस्टर हुआ हूँ और अब मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो पीछे वाले का सवाल खत्म हो जाए। तो जब मैंने पीछे चार्ज ही नहीं किया, और हाँ, अगर उसने आपको पकड़ लिया अभी कि आप 10 साल से काम कर रहे हैं और आप रजिस्टर नहीं हुए, तो वो फिर आपको उससे मांग लेगा। क्योंकि जो वॉलंटरली खुद रजिस्टर हो जाते हैं, तो उनका बैक अगर उन्होंने चार्ज नहीं किया है तो फिर उस पर सवाल नहीं। अगर आपने खुद से नहीं किया और वो पकड़ लेगा तो फिर वो आपसे सवाल करेगा, फिर आपसे कहेगा कि आप जो है वो जानबूझ के इससे बाहर। ये इसके अंदर एक सिनेरियो है जो ये हाईकोर्ट के डिसीजन पे है। इस यही मैकेनिज्म जो गुड्स वाले, चूंकि गुड्स वाले में ना नेचुरली साइकिल लंबी है, हाथ तब्दील हो। सर्विस जो प्रोविंशियल एक्ट है वो भी वैट मॉडल, लेकिन उसमें हाथ तब्दील नहीं हो सकते, बहुत कम होते। सर्विस जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास चली है तो वैट वाला मामला कम रहता है, लेकिन मॉडल वैट कहीं कि अगर कहीं पे सर्विस ने हाथ तब्दील किया तो आप उसको एडजस्ट करो। नहीं भी किया तो अब कानून में ये चीज मौजूद है शुरू से कि आप सर्विस की इनवॉइस गुड्स के साथ एडजस्ट करो। एसआरबी की इनवॉइस फेडरल के साथ एडजस्ट हो जाएगी, फेडरल की इनवॉइस एसआरबी के साथ एडजस्ट हो जाएगी, पीआरए के साथ एडजस्ट हो जाएगी। कंडीशन ये है कि रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल, रिड्यूस रेट नहीं होना चाहिए, और एडजस्टमेंट रेट के बराबर हो। मिसाल देने का 18% फेडरल का रेट है, एसआरबी का रेट 15%, तो एसआरबी की एडजस्टमेंट 15 तक ही होगी। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं 15% की इनवॉइस जनरेट करता हूँ, मैंने पीछे कोई गुड्स ले ली, फर्नीचर ले लिया है, कुछ लिया, उस पर 18% का रेट है, तो मेरी इनपुट एडजस्टमेंट 15% तक होगी, 3% मेरा जाया, लेकिन एडजस्टमेंट मिलती है। आईआरएस उसको उठाता है सिस्टम में। सेल्स टैक्स का रिटर्न भी आईआरएस में सबमिट होता है। वाहिद हिस्सा है सेल्स टैक्स का जो आईआरएस में आया है, वो रजिस्ट्रेशन और रिटर्न का है। अभी डॉक्यूमेंटेशन नोटिस इसमें नहीं। कुछ सेक्शन के रेफरेंसेस हैं हमारे पास, डिटेल में हम जाते हैं तो हम इसको देखते थे। एक चीज छोटी सी और हम डिस्कस करके फिर थोड़ा आप लोगों से क्वेश्चन की तरफ में चले। रिफंड का मेरे पास रिफंड क्लेम, मेरी नजर में इनकम टैक्स का रिफंड कोई पिछले साल 1.5 साल से तो नहीं हुआ, क्लेम नहीं होता। दे नहीं रहा है रुपया। क्लेम तो आपका राइट है, आपका रिफंड निकल आए रिटर्न में, आप उसी के साथ ही एप्लीकेशन रिटर्न की रिफंड की आईआरएस में डाल दें, प्रोसेस होने दें, टाइम लगेगा, क्लेम बनता है। लेकिन यहाँ पे रिफंड क्लेम जो पाकिस्तान में ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना दिया गया। प्रॉब्लमेटिक इसलिए कि गवर्नमेंट ने एक अपना माइंडसेट बनाया कि जो टैक्स आ गया उसमें से कुछ वापस नहीं जाएगा सिवाय सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में रिफंड देते और अच्छा देते, लेकिन एक्सपोर्टर्स को देते, नॉर्मल जो रेगुलर या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है उस पर नहीं देते, बहुत मुश्किल से देते। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, उनको रिफंड मिलता है, देर से वेरी सही, लेकिन उनको उनके पैसे मिल जाते। तो प्रोसेस है, सिस्टम में ये है। अभी इस पे बात चल रही है कि रिफंड शायद ये रिकैरेक्टराइज कर दें कि रिफंड इनकम टैक्स वालों का जो लोकल है वो अमाउंट में खत्म कर दिया जाए, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए सबको अलाउ कर दिया जाए कि आपको पैसे हम नहीं देंगे, आरपीओ नहीं देंगे, रिफंड पेमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं नॉर्मली, लेकिन हम आपको सिस्टम में उसका क्रेडिट दे देंगे।
कि आप अपनी लाइबिलिटी एडजस्ट कर लो। मैंने कहा बात देखिए, इनकम कैसे कटेगी, ज्यादा कैसे कटेगी? आप सैलरीड क्लास हैं, चलो मैं आपकी इंटरेस्टिंग केस सुना रहा हूँ। आपकी वाहिद इनकम सैलरी है, सही है। सैलरी आप मिली, टैक्स कट गया, कोई और लाइबिलिटी नहीं है, आपने गाड़ी परचेज की, सही है। एडवांस टैक्स दिया था उस पर, ठीक है दिया। वो रिफंड में कन्वर्ट हो गया। मोबाइल के ऊपर टैक्स कटा, रिफंड में कन्वर्ट हो गया। इंटरनेट सर्विस ली, उसका बिल आ रहा है, बिजली का बिल 25-30 हज़ार रुपए से ऊपर हुआ, तो ये रिफंडेबल होता है जो आपके पास सैलरी नॉर्मल रिजीम है ना, कि जो टैक्स एक्सेस है वो रिफंडेबल है, फाइनल रिजीम का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल में तो मिलेगा ना। तो ये छोटे छोटे टैक्सेस हैं, आप चाहें रिफंड करने, नॉर्मली सैलरी क्लास क्लेम नहीं करती, 5-10-8 हज़ार रुपये छोड़ देते हैं, लेकिन इसका होना ये चाहिए, उसको क्रेडिट में कन्वर्ट होना चाहिए। ये एक थोड़ा सा हमारा ओवरऑल इसका सिनेरियो है कोर्स का, लेकिन एक ये सिनेरियो है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। कोर्स बड़ा है, ऑर्डिनेंस बहुत बड़ा है, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऑर्डिनेंस की फेमिलियरिटी इतनी हो कि कल को ऑर्डिनेंस एलियन नहीं है, सेक्शन कौन सा है, किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो मोटी मोटी चीजें आपको पता है, बारीकी सबको नहीं पता होती, हमें भी नहीं पता है, कोई कहता है कि उसे सब पता है, ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इतना पता है कि किस बात में डिस्कशन हो रही है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, फंडामेंटली गलत नहीं हो सकती। एक्सेप्शनल चीजें सबकी गलत हो जाती है, फंडामेंटली हम सही रहेंगे, ये कोर्स का इसका पार्ट है। और कोर्स हमारा वनरेबल इन दैट सेंस कि जो कुछ आप ला सकते हैं आप भी ले, कोई फिक्स स्ट्रीम ऑफ लर्निंग नहीं है, कहीं से भी। मेरे पास अभी सेशन में लड़का था, आईसीएमए का एग्जाम दे रहा है, वो एक अपनी बुक से क्यूरीज बनाता था कि इसमें तो इस तरह लिखा है, आप इस तरह बता रहे हैं, फर्क है या पढ़ने का नजरिया जब। तो कुछ जगहों पे हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है कि नहीं यार, इसको ये ऐड करो फिर पढ़ो। तो पिक्चर ये जो वहां लिखी हुई पिक्चर है वो सिनेरियो पर है, उसमें ये चीज ऐड हो रही है। हम जो आपको बता रहे हैं वो सिनेरियो बेस्ड नहीं थी, वो जर्नल थी। आपको सिनेरियो जरा चेंज होगा तो उसमें कुछ और भी चीज आ जाएगी, तो सिनेरियो कोई ऊपर होगा तो नीचे कुछ और चीज ऐड हो जाएगी। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है लर्निंग की। तो ये एक अच्छा डायनेमिक हमारे पास पार्ट है और एक ओपन पार्ट है। दूसरा ये अच्छी चीज है कोर्स की, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है 6-8 महीने तक, 6 से 8 महीने के दरमियान। सो आपको मल्टीपल टाइम अगर चीज़ों को दोबारा से रीड करना है, सुन सकते हैं। ये एक इसकी अच्छी फैसिलिटी कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी रहेगी कोर्स की। बाकी जनरल टैक्सेशन है। आपकी कोई क्यूरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर है, मोर देन वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आवाज़ आ रही है मेरी? आप थोड़ा सा और तेज कहेंगे तो सब सुन लेंगे। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, राइट? ठीक है। अब मेरा सैलरी मेरे अकाउंट में आने से पहले मेरा टैक्स कट जाता है और बड़ी अमाउंट कटती है, ठीक है? ठीक है, और बड़ा दुख होता है, ठीक है, मुझे कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। तीसरा ये कि सर जब मैं गाड़ी का टैक्स करवाता हूँ ना, उसमें विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है मेरा, बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं इंटरनेट दे रहा हूँ उसके टैक्स कट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और जब कोई 2 नंबरी करना चाहता हूँ मैं, गवर्नमेंट को पता चल जाता है आप 2 नंबरी कर रहे हैं। और इस जगह पे गवर्नमेंट को नहीं पता चलता, जो हर महीने के 250-300-500 रुपए और साल के कितने हजार रुपए बन जाते हैं, गाड़ी का टैक्स दे रहा हूँ कितने हजार रुपए, यहाँ पर गवर्नमेंट को नहीं पता चलता कि ये बंदा आतिफ या फला XYZ टैक्स दे रहा है, तो विद होल्डिंग टैक्स इसका काटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, एक साल में 5,000 बन गए, वो गवर्नमेंट के पास चले गया। अब मुझे बताना पड़ेगा मेरे अकाउंट वालों को कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरी तनख्वाह आने से पहले टैक्स काट लेती है, आप इसको एडजस्ट करें। तो मैं क्यों ये करूं? मैं तो कई दफा भूल जाता हूँ, कई सालों से मैं भूल रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास फ्री के फंड जा रहा है, वहां पर वैसे टैक्स कट रहा है और विदहोल्डिंग टैक्स भी जा रहा है। ये तो 1-2 चीजें हैं, वैसे 10,000 चीजें हैं। वहां पता चल जाता है गवर्नमेंट को आतिफ टैक्स नहीं दे रहा है, जहां पर चोर बाजारी करना चाहूँ अगर मैं, वहां पर पता चल जाता है आतिफ टैक्स नहीं दे रहा। तो इसका क्या हाल है सर? देखिए आतिफ साहब, इंटरेस्टिंग सी एक चीज बताऊं, आपको पेन है, इलाज भी आप ही को करना है। अब आप अगर साल में 3-4 सालों से एक चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर भी आप भूल रहे हैं, तो गलती आप किसको करेंगे? नहीं भूल रहे नहीं हो, मैं अंडरस्टैंडिंग, देखिए आपको ये पता है ना कि आपकी गाड़ी का हर साल टैक्स आपको भरना है, ठीक है? आपको ये एलिमेंट 1-2 सालों से तजुर्बा हो रहा है कि इंटरनेट पे भरना है, तो आप अपने ऑफिस वालों से एक डिस्कशन ये कर लें कि भाई देखो मेरी बात सुनो, साल के 11 महीने जो है ना, जुलाई से लेके मई तक, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग या वर्किंग पे टैक्स काट लो। जून में आके जो भी मेरा टैक्स साल के बीच में एडवांस में मैंने पे किया होगा, मोबाइल कह लो, इंटरनेट कह लें, आप गाड़ी कह लें, जो भी है, वो मैं समरी ला के आपको दूंगा।
आप जून के टैक्स में उसको एडजस्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा टैक्स जो है वो ऑलरेडी पेड उसमें एडजस्ट हो जाए, मैं एक्सेस पेमेंट ना दूं। ऑर्डिनेंस में ये आपको सहूलत मौजूद है कि आप जब सैलरीड क्लास है तो आप अपने टैक्स की कंप्यूटेशन को साल में 1 से 2 दफा रिवाइज कर लें, और वो होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सी कंपनीज में इंक्रीमेंट जो है वो दिसंबर के बाद लगते हैं, जनवरी में जिसको हम पे होती है। अब होगा क्या, जब इंक्रीमेंट लगा या बोनस मिले ना आपको, उससे आपकी सैलरी कंप्यूटेशन हिलेगी, सैलरी बढ़ गई, हो सकता है नेक्स्ट स्लैब में आप चले गए। अब जब नेक्स्ट स्लैब में आप गए तो टैक्स लायबिलिटी पूरी चेंज हो गई, लेंगे तो वो आपसे रिमेनिंग मंथ्स में ही जो 3-4 महीने जून तक रह गए, तो वर्किंग तो रिवाइज हो रही है। तो जब वो रिवाइज हो रही है तो उस टाइम पर आप ये टैक्स जो डिडक्ट हुआ हुआ है ये आप शेयर करें अपने ऑफिस वालों को, भाई कि एडवांस टैक्स मैंने पे किया था, काइंडली जब पूरी लायबिलिटी मेरी बना रहे हो कि और कितना टैक्स कटना है तो उसमें से ये माइनस करो, और जो बच जाए वो रिमेनिंग मंथ्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वहां आपको सेविंग हो जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रोएक्टिवली चलना पड़ेगा। आपको उन्हें जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो मई खत्म होने के बाद जून जब सैलरी वो कंप्यूट करने जाए, उन्हें लाजमी दे दें कि भाई इस साल की आखिरी सैलरी है, अब अगर इसमें टैक्स तुम काट लोगे तो फिर तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इस सैलरी में इसको एडजस्ट करो। ये एक सहूलत मौजूद है इसमें। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा जनाब, जी। सर जैसे मैं हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ IRS में, ठीक है। अब मैं दूसरा बिजनेस भी कोई प्राइवेट बिजनेस करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं उसी अकाउंट पे अपना ID कार्ड यूज़ करते हुए उसमें एक प्राइवेट छोटा सा कोई बिजनेस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने अपने XYZ के नाम से एक कंपनी बना ली, IRS पे ही नाम रजिस्टर करवा, तो क्या मैं उसमें रजिस्टर करवा कर अपना बिजनेस ऐड करवा सकता हूँ? क्या मेरे लिए ये सेव है कि मैं करवा लूँ? ये ना हो कि मुझे और कोई गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स वगैरह के प्रॉब्लम हो इस सिलसिले में। अगर सवाल को थोड़ा रिपीट करता हूँ ताकि मैं सवाल पे क्लियर हो जाऊँ, फिर मैं आंसर करता हूँ। आप एक साइड लाइन में कोई सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने किसका जिक्र किया था, किसके NIC का? मैं अपना अपने नाम से कोई अपने ही IRS पे जो पोर्टल है वहाँ पर एक बिजनेस का ऑप्शन आता है कि मैं बिजनेस ऐड करवा रहा हूँ अपने नाम से, और मैं पैरेलल एक बिजनेस करना चाहता हूँ छोटा मोटा जो भी है, और रजिस्टर करवा कर, तो ये क्या फिजिबल है कि मैं अपने ID पे वो करवा लूँ या किसी और की ID यूज करूँ? आतिफ साहब, एक तो पहले एक नॉर्मल सिनेरियो का डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने अभी बताया कि आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जहां आप एम्प्लॉई हैं वहां के जो आपने एग्रीमेंट साइन किए, क्या वो आपको अलाउ करते हैं कि आप सेपरेट काम कर सकें, क्योंकि ये कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अगर वहां पे आपके उसमें एग्रीमेंट में इतनी लेवरेज है तो दैट्स अ गुड थिंग। फिर आप, मेरी आपको एडवाइस है, वैसे बेहतर आप जो समझें, आप इंडिविजुअल जो होते हैं ना शिनाख्ती कार्ड वाला केस या जिसको हम कहते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। उसकी रीजन ये है कि शिनाख्ती कार्ड जो है ना, वो कंक्रीट डॉक्यूमेंट है, उस पर एक चीज जो एक बार आ जाएगी ना, वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाती है। उससे बेहतर है कि आप अपनी फैमिली में, आप अपनी वाइफ या भाई या जो जिसको आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो 2 आदमी मिलकर एक पार्टनरशिप बना लें, वो पार्टनरशिप रजिस्टर करवा लें। 10 से 15 हजार रुपए का खर्च होगा, या बहुत हो तो 20 हजार रुपए का खर्च है। उस पार्टनरशिप के साथ फिर करें। रीजन ये कि कल को अगर आप बिजनेस बंद करेंगे तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दें, चैलेंज खत्म हो जाएगा, CNIC पे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, CNIC पे जो चीज एक बार आ जाती है वो फिर बहुत मुश्किल से हटती है, और फिर वो आपका मुस्तकिल टेम्पररी वो परमानेंट पार्ट बन जाती है। बेहतर है कि आप पार्टनरशिप बनाए और बिल्कुल बिजनेस कीजिए, जो बिजनेस लीगल पाकिस्तान में अलाउ है बिल्कुल करें, कोई इसमें पाबंदी नहीं। ठीक ठीक है, थैंक यू। नो इश्यूज। कोई और से कोई भी अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन सर। इससे रिलेटेड जो भी हो आप कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं एक NPO फर्म है तो उसमें जॉब कर रहा हूँ, वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, अंडर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। NPO अब वो जैसे फर्स्ट एक्ट में जी रजिस्ट्रेशन में जी गई हुई NPO, जी जी अब रजिस्टर्ड हो जाएगी यानी नेक्स्ट मंथ तक। तो ठीक उसमें है। मेरा क्या पार्ट होगा? जैसे उसमें था बैंक अकाउंट वगैरह एक था, तो फ्रीज हुआ है। जब अब वो रजिस्टर्ड होगी तो फिर नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा कंपनी के नाम पे, NTN वगैरह सब। तो मेरा रोल क्या होगा इस टैक्स के हवाले अच्छा, से, ये ये पूछ। पहले ये पुराना ट्रस्ट एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड थे आप या नहीं थे? उस पे ये मुझे पता नहीं है, अभी मेरी नई जॉब है, सवाल का रीजन है मैं 1 साल हुआ है। कि अगर आप पहले ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड थे ना तो उसका मतलब है आपका NTN बन चुका होगा। तो अब अगर आप रजिस्टर नहीं, होने जब, रजिस्टर्ड नहीं थी।
सॉरी, रजिस्टर्ड नहीं थी, अब रजिस्टर्ड होने जा आप रही, रजिस्टर्ड नहीं थी अब रजिस्टर्ड। फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो आपका एनटीएन भी नया बनेगा। ठीक है, जब एनटीएन बन जाएगा तो आपका रोल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बिल्कुल कंपनी जैसा होगा। जैसे कंपनी काम करती है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं होगा, आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, लेकिन आप विद होल्डिंग भी करेंगे, आप डोनेशन वगैरह जो लेंगे बैंकिंग चैनल से लेंगे, जो एक्सपेंसेस आप करेंगे, परचेज करेंगे या सैलरी देंगे, उस पर आप टैक्स काटेंगे। तो आपकी पूरा डोमेन जो ठीक है। होगा वो कंपनी वाला ही है। कानून में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट है, उसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इक्वली ट्रीट किया एज कंपनी। अच्छा, इस पे सैलरी जो थी हमें कैश में मिल रही थी, अब बैंक अकाउंट होगा तो फिर हमें सैलरीज वगैरह भी, टैक्स बैंक वगैरह काटना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल, जब सैलरी 6 लाख से ऊपर होगी उस पर आपको विदहोल्डिंग बिल्कुल करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था क्योंकि मेरा अकाउंट का रोल है उसमें, तो जी फिर ये टैक्स वगैरह का भी मैं इसीलिए सीखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मेरा रोल हो सकता है, यानी बिल्कुल, इसमें रोल आपका बिल्कुल ये है कि आपका रोल बिल्कुल कंपनी वाला ही होगा। आपको गुड्स पे 153 का होगा, सैलरी अगर आपकी 6 लाख से ऊपर है तो 149 है यानी कोई। इसके अंडर में जो है ना स्कूल है, स्कूल है। ठीक जी है, जी। तो स्कूल में जो आपकी प्रोक्योरमेंट्स होंगी ना, स्टेशनरी की, बुक्स की, अब वो जो सब हैं वो 153 के विदहोल्डिंग परव्यू में चली जाएंगी, तो वो सब आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, बैंक स्टेटमेंट में सैलरी के अलावा हम फैमिली फंड ट्रांसफर करते हैं और जैसे कंपनी हमारे अकाउंट आते हैं। यार देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुइज साहब है, सैयद मुइज अली साहब, मुइज ये थोड़ा रिस्की वेंचर है। ये मेरे पास दूसरे तीसरे हर सेशन में ये चीज रिपीट हो रही है कि कंपनी जो है वो अपने कुछ एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉइज के अकाउंट यूज कर रही है। यार आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने आपको पैसे दिए और वो पैसे आगे वेंडर्स को चले गए, आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जी कंपनी ने जो दिए थे वो कंपनी एक्सपेंस के लिए थे? एफबीआर तो सीधा कहेगा कि जी ये तो आपने बिजनेस वेंचर किया है, सेल का पैसा है, आगे आपने जो पेमेंट की है वो परचेज किया, एक्सपेंस की पेमेंट की, तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आप कंपनी से इसको डिस्कस कर लें कि ये इस तरह नहीं करें, और अगर आप ये समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे मैटर आ जाएगा तो यार अलग से बैंक को खुलवा लो। ठीक है, साफ साफ बैंक अकाउंट रखो, उसमें सिर्फ कंपनी का पैसा है वहीं से चला जाए, साल के बाद उसको क्लोज कर दो, नया अकाउंट खुलवा लो, ये बेहतर होगा। कल को अगर एफबीआर पूछेगा भी तो आप बता सकते हो ना कि इस बैंक में जो पैसा आया वो कंपनी एक्सपेंस का, इसमें मेरी सैलरी नहीं है। जस्टिफाई कुछ ना कुछ कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप वनरेबल हो। इस ट्रांजेक्शन को खत्म करो, बैंक को अपने साफ रखो, जो डील होनी है कैश में करो, कैश की कोई नंबर प्लेट नहीं होती। बैंक में जो पैसे आ गए वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नदीम साहब, बहुत फर्क है सेल्स टैक्स एक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। टैक्सेशन के जो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली ये इन दोनों के को अलग अलग डील करते हैं। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन को डील करता है, जबकि जो सेल्स टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को डील करेगा। सेल परचेज के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट ने चार्ज किया है, आप बीइंग एजेंट वो कलेक्ट करेंगे और आगे पे कर देंगे। इनकम टैक्स में आपने जो कमाया है, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, उस पर आपको जो है एप्लीकेबल रेट पे टैक्स देना है। तो आप अपनी अर्निंग पे जो टैक्स दे रहे हैं वो आपका जो है इनकम टैक्स में जाएगा। जो आप सेल के ऊपर गवर्नमेंट के रेट को कलेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स टैक्स है। एक्चुअली ये कोर इसका जो है वो डिस्टिंक्शन जनाब। सेल टैक्स जो है एक कंपनी का होता है, एक प्रोप्राइटर होता है, यहाँ एक ही होता है, एक ही। एक ये कंपनी एक खोले वो बंद कर दे, फिर दूसरी खोले वो बंद कर दे, रहेगा एक ही से। मैंने इसीलिए कहा कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि अगर आपने शनाख्ती कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कराई सेल्स टैक्स की और आप एक से ज्यादा बिजनेस करने जा रहे हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि कौन सा सेल्स टैक्स में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो आसानी है ना, जो सेल्स टैक्स वाली पार्टनरशिप है, कंपनी में करते हैं तो कंपनी से मुराद क्या है, पार्टनरशिप होगी या प्राइवेट लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड में करें आप एक सेल्स टैक्स, लेकिन एक सेल्स टैक्स पूरी कंपनी का है। कंपनी में मल्टीपल बिजनेस है तो सो सेल्स टैक्स कंपनी का है, एक ही सेल टैक्स। अगर वो अब एनआईसी पे हो गया है तो भी एक है। अब तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, नहीं, NIC पे हो गया तो अब खराबी हो गई, वो रिकॉर्ड पे आ गया। इसीलिए जब भी जाए बेहतर ऑप्शन ये है कि पार्टनरशिप पे बनाए, क्योंकि पार्टनरशिप पे जाए सेल्स टैक्स ले ले, अब कोई और काम करना है बगैर सेल्स टैक्स वाला दूसरी पार्टनरशिप बना ले, वही लोग बना ले, दूसरे नाम से बना ले, बगैर सेल्स टैक्स से काम करना, खत्म हो गया काम, डी रजिस्टर करवा ले। सेल टैक्स का रिकॉर्ड तब आएगा गवर्नमेंट के बाद जब ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन नहीं है तो सेल टैक्स कुछ भी नहीं, जब सेल परचेज ही नहीं है तो कोई ट्रांजेक्शन इमरजेंसी नहीं हुई, चार्ज ही नहीं हुआ। जब सेल परचेज होगी तो चार्जेबिलिटी होगी, तो रिकॉर्ड फिर उसी के साथ ही मर्ज होगा।
इसमें भी वो है ना, टर्नओवर है ना, कि अगर आपका बिजनेस में 10 करोड़ का टर्नओवर है तो सेल टैक्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप ट्रांजेक्शन कर सकते ये अब आया है हमारे पास, हो। अपाय अब आया हमारे पास, वो विदहोल्डिंग के लिए था। शुरू में सिनेरियो ये था 153 का कि विदहोल्डिंग एजेंट कौन बनेगा, कौन टैक्स काटेगा 153 में। तो उन्होंने कहा जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है वो विदहोल्डिंग एजेंट है। फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, जिस बंदे ने 5 करोड़ का टर्नओवर है वो विदहोल्डिंग एजेंट है। अब ये कि अगर आप 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो भी आपको जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है विदहोल्डिंग एजेंट तक बनने की। सेल्स टैक्स एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। टैक्स और विथहोल्डिंग में क्या फर्क है? इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग की मैंने बात की, वो वहां से लिंक था। सेल्स टैक्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको रजिस्टर नहीं होना। इनकम टैक्स वाले ने बोला कि विदहोल्डिंग एजेंट सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, 10 करोड़ की सेल तक अगर तुम गए हो तो एजेंट नहीं बनोगे। उसका इससे ताल्लुक नहीं बना कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है कि नहीं, क्योंकि एक्ट में देखे कानून में उसके मुताबिक रजिस्टर्ड होना है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के मुताबिक होना है, सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स में ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि कितनी टर्नओवर पे आएंगे। तो ये एक इसमें कंफ्यूजन उसने क्रिएट की थी, लेकिन अब ये फिर भी क्लियर। अगर हमारी कंपनी है उसमें जो है ना कुछ है ट्रांजेक्शन जो है 4-5 साल में बंद भी करवा सकते हैं ना, सेल टैक्स बंद करवा के दूसरा करवा के, कंपनी बंद करा लें, कंपनी बंद करवा के दूसरी कंपनी दूसरी नई कंपनी बना लें, वही लोग उस कंपनी को बंद कराएं, वही लोग नई कंपनी बना लें जीरो से, नई रजिस्ट्रेशन लेना चाहे नई रजिस्ट्रेशन ले लें, क्योंकि उसी पे बार बार चलेंगे तो पिछला रिकॉर्ड उसके साथ जुड़ जाएगा, वो खिचड़ी पकती है फिर, ये उसका ये इसका वो नहीं हो पाता, वो और खराबी हो जाएगी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के हवाले से। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा एक बंदा है, वो बाहर चला गया है, वो बाहर से पैसे भेज रहा है अपने भाई के नाम पे उसके बैंक अकाउंट में, दूसरे भाई के बैंक अकाउंट में। अब वो जो पैसे भेज रहा है, जो बाहर से पैसे भेज रहा है, वो अपनी जो रिटर्न है वो नॉन रेजिडेंट की फाइल कर रहा है। अब वो जो पैसे हैं वो फॉरेन रेमिटेंस में डालेगा या कोई और उसका हेड है? सर जो भाई बाहर रह रहा है जी और वो पैसे भेज रहा है, दो हिस्से हैं इसके। पहले हिस्से का जी जवाब कर लीजिए। जो बाहर रह रहा है वो पाकिस्तान की इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है। जो जी पैसे बाहर से भेज रहा है ना, वो पाकिस्तान से नहीं कमा रहा, जी जी। ठीक है सर। तो उसको पाकिस्तान में अपने इन पैसों को दिखाने की जरूरत नहीं है। सही है ऑल सर। राइट, ऑल राइट। दूसरी चीज हो गई कि उसका स्टेटस फिर कैसे फाइलर होगा। अच्छा, अगर वो इधर पाकिस्तान में कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है सर और उसकी रिटर्न में वाइट मनी नहीं है इतनी, सर अगर वो प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी की पेमेंट कहाँ से करेगा? पाकिस्तान से बाहर के पैसों से करेगा। जी जी, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो उसने पैसे कमाए हैं बाहर से, जी जी। वो रिटर्न में कौन से हेड में डालेगा? वो रिटर्न में नहीं डाले। मैं आपको सिंपल इसका तरीका बता देता हूँ जी कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, पाकिस्तान जी में जी पैसे कमा रहे, उन्हें अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीका तो ये कि जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं डायरेक्टली उसको पैसे भेज दें उसके अकाउंट में बाहर से, और यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए चले जाएं या रजिस्ट्री करवा लें। दूसरा ये होता है कि अपने अजीजों अकारिब को पैसे भेजते हैं फॉरेन रेमिटेंस, और उससे फिर वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अच्छा, अब अजीजों अकारिब के पास जो पैसे आ रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में, उसमें एक छूट दी हुई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि अगर वो 50 लाख रुपए साल में या इससे कम है तो एफबीआर उस पर सवाल नहीं करेगा। वो अजीजों अकारिब जिनके पास पैसे आए वो अपनी वेल्थ में इसको दिखा दें कि हमें ये फॉरेन रेमिटेंस आया है, और ये रेमिटेंस जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीद लें और वो जो साहब हैं जिनके उनके नाम पे कर दें वो। सो ये सिनेरियो इस तरह डेवलप होता है नॉर्मली। जो साहब बाहर से भेज रहे हैं वो अपने रिटर्न में ना दिखाएं, बेहतर रीजन ये है कि ये इनकम तो उनकी पाकिस्तान की नहीं है तो वो पाकिस्तान में नहीं दिखाएं। दूसरा कि वो नॉन रेजिडेंट है, उनको वेल्थ डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है एज पर लॉ 116 सेक्शन में। तो क्यों वो अपने आप को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में ला रहे हैं जबकि कानून उन्हें इजाजत दे रहा है कि वो इसके बगैर भी फाइलर हो सकते हैं। वो नॉन रेजिडेंट के रिटर्न जो है वो फाइल कर दें, हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम की, स्टेटस भी फाइलर हो जाएगा, प्रॉपर्टी परचेज कर लें, स्टेटस फाइलर रहेगा। डिक्लेरेशन कानून ने कहा है नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं है, बेहतर है ना करें। नहीं, तो अगर वो रिलेटिव नहीं कोई ऐसे ही है मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपया भेज रहा है और मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो उसका इनकम टैक्स आप प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेंगे?
अपने नाम पे अगर ले लें आप, 50 लाख से कम पे सवाल नहीं होगा। और पैसे उन्होंने भेजे भले भेजो, एक काम उसमें आप बैंक से करवा लेंगे, जब बैंक के पास पैसे आए तो बैंक जो आपको पीआरसी देगा ना, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, उस पे बोलेंगे कि वो एक्चुअल कोड जो है वो होम रेमिटेंस का डालेंगे बस। तो 50 कानून में ये है कि 50 लाख तक जो रेमिटेंस आई है उस पे एफबीआर सवाल नहीं करेगा। सवाल नहीं कर रहे, यानी बाइट हो गई। वाइड हो गई आपकी, वो डायरेक्ट वेल्थ का पार्ट बनेगी। वेल्थ के अंदर आप देखेंगे ना, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर वो उसका related- टैब है, अगर रिलेटिव नहीं है, कोई और आम बंदा है, उसने भेज दिए, सवाल ही नहीं होगा ना 50 से। 50 से ऊपर फिर सवाल शुरू हो जाएंगे, फिर आपको जस्टिफाई करना है कि ये पैसे मेरे रिलेटिव ने भेजे हैं, ये रिलेटिव ब्लड रिलेशनशिप में है नहीं है। 50 से नीचे क्वेश्चन अराइज नहीं हो। प्लस पीआरसी के अंदर होम रेमिटेंस लिखा हुआ है, होम रेमिटेंस का मतलब भी पैसे खर्चों के लिए, तो ये आपको एक सहूलत मौजूद है। पार्टनरशिप और एओपी में कोई डिफरेंस है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं, एक ही चीज के दो नाम है ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था आपसे। असल में मैं रिसेंटली जो है ना एक स्टार्टअप के साथ एंगेज हुआ हूँ ना, तो उनके फाइनेंसेस मैं देख रहा हूँ। वो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म है, जनाब ठीक है। हाँ, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूएस और यूके के अंदर ना। तो जनाब फिलहाल उनका यहाँ पे जो है बिजनेस बैंक अकाउंट वगैरह सब खुला हुआ है। यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है यूएस के अंदर ना। तो इन जनाब तीनों बैंक अकाउंट की रिकंसिलिएशन मैं ही कर रहा होता हूँ, जितनी भी ट्रांजेक्शन है। और हमारा रेवेन्यू जो रिसीव हो रहा होता है, कुछ हम रेवेन्यू यहाँ पे ले आते हैं और कुछ रेवेन्यू जो है वो यूएस के बैंक अकाउंट में रखते हुए मार्केटिंग एक्सपेंसेस या दूसरे एक्सपेंसेस हम उससे कर देते हैं, ठीक है। अब इस कोर्स में एनरोल होने का मकसद मेरा ये था कि उसकी जो फाइलिंग है ना, वो जो उनके अंदर जो हमें करनी होगी, तो क्या मैं कैपेबल हूँ कि मैं उसको फाइल कर सकूँ, उसके बिजनेस के टैक्सेशन टैक्स फाइलिंग। आपकी जो इनवॉइसिंग है उसकी नेचर क्या है? इनवॉइसिंग तो बेसिकली सर हमारे जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट हमसे ना, तो इनवॉइस हमें भेजने की वैसे जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप तो उनके वो लिए क्या काम करते डायरेक्टली हो? बेसिकली बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरीके की सर्विसेज दे रहे होते हैं। मतलब मैं ये बोलूँ कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज करते हैं? जी, आईटी इनेबल सर्विस बिल्कुल ऐसी है, हो पीसैप जाए, से रजिस्टर्ड भी है। बिल्कुल हो जाएंगे आप जून तक। आप एटलीस्ट इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपनी इनकम एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन और जो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो पोर्शन है रिटर्न का फॉर आईटी एक्सपोर्ट साइड का, वो आप कर सकेंगे, क्योंकि आपकी आईटी इनेबल सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। एक वन, मेरे ख्याल से आपके रेमिटेंस में 1% डिडक्ट हो रहा है, आप उसी में जी फाइनल हो जी रहे ऐसी ही है सर, बिल्कुल ऐसी है। हैं। हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। हो जाएंगे सर, ठीक। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी। हमारा जो रेवेन्यू हमारे यूएस के बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, वो हमें यहाँ पे अपने पीएनएल और उसमें दिखाना पड़ेगा, यार फाइनेंशियल्स के आपने अंदर। आपने जो यूएस का जो अकाउंट है वो डिक्लेयर किया है आपने? यहाँ पे वैसे डिक्लेयर तो शायद नहीं किया हमने, वो क्योंकि बाद में खुला है हमारा अकाउंट। मेरा ख्याल है कि अगर आप यूएस के अकाउंट से एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं वो अगर जी जी आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जी फिर जी कर आप रहे हैं। करने हैं, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट को भी दिखाएं और रेवेन्यू भी दिखाएं, अच्छा, वरना रेवेन्यू भी दिखा। फंडिंग जो है ना वो क्वेश्चन में आ जाएगी। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, मिनिमम टैक्स कुड बी एडजस्टेबल अंडर, बिल्कुल अस्सलाम एडजस्टेबल है वालेकुम सर। सर। ये वालेकुम सलाम सर। सर बस मैं 153 का आंसर कर दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। 153 में जो आपने कहा बिल्कुल एडजस्टेबल है। ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जो टैक्स कट गया वो मिनिमम है, यानी वो टैक्स रिफंड नहीं होगा अगर लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन ये कि लायबिलिटी के साथ एडजस्ट जरूर हो जाए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन होती है, इंडिविजुअल में रजिस्टर है, उसमें अगर बिजनेस एक्टिविटी हमारी रॉन्ग सिलेक्ट हो गई हो तो वो क्या हम खुद चेंज कर सकते हैं या एफबीआर जाना पड़ेगा? सर अगर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन उस पर नहीं हुई है तो आप खुद कर सकते हैं। 181 का जो ऑर्डर है उसको जी मॉडिफाई कर लें, वो खुद हो जाएगी। अगर हाँ। सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो गई है उस पर तो फिर आपको एफबीआर के थ्रू कराना पड़ेगा। फिर वो वहां से पहले एफबीआर सेल्स टैक्स के सेल पोर्टल्स टैक्स के, नहीं है, सॉरी सेल सर टैक्स नहीं हुई है, बस डायरेक्ट सिर्फ छोटा बिजनेस है उसकी बस हुई है। सर आप अपना 181 का जो फॉर्म है सेल रजिस्ट्रेशन, टैक्स की नहीं है, बस एक छोटा सा बिजनेस है, जी, तो आप कर सकते हैं उसको। उसको मॉडिफाई आप कर दें। अपना आईआरएस में 181 का फॉर्म मॉडिफाई कर दीजिए, उसमें ठीक। वहां पर जो बिजनेस अपीयर हो रहा है उसको एंड दिखा दें और उसमें डेट मेंशन कर दें, जो भी करीबी डेट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, और एक उसको क्वेश्चन पहले मेरा एंड कर है। दें, उसको एंड कर दें बिजनेस को पहले। आप नहीं, बिजनेस को एंड आप वैसे भी खत्म करना सर चाह रहे हैं तो कर दें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। ये विदहोल्डिंग खत्म नहीं, कंटिन्यू करना है, बस एक्टिविटी करनी है। नहीं विदहोल्डिंग एजेंट के हवाले से कि इनकम टैक्स के अंदर विदहोल्डिंग एजेंट बनने के लिए भी आपने कहा कि 10 करोड़ आपका टर्नओवर है तो भी आपको इनकम टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट बनने की जरूरत नहीं है।
ये सही मैंने सुना है या मैं कुछ गलत, मैंने कुछ मुगालत बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सही सुना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं जरा एक उनका क्वेश्चन का जी छोटा सा आंसर रह गया था, मैं वो करके फिर नवेद साहब आपके पास आता जी, थैंक यू। हूँ। सर, आप अपना बिजनेस अगर नया उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, आप नया ऐड कर सकते हैं। पुराना खत्म करना चाह रहे हैं, आप 181 में जाके उस पुराने वाले को खत्म भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू के सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना हुई भी हो। इनकम टैक्स सिर्फ रजिस्टर्ड है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ना सर, खत्म भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ चेंज करने, बिजनेस एक्टिविटी गलत जो उसमें एक्टिव हो गई है, सिर्फ वो चेंज सर, करनी है। तो उसमें एक्टिविटी ऐड कर लें, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ठीक है। सर, क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहूंगा। हम मैं जिस फर्म में काम कर रहा हूँ अभी, वो कंस्ट्रक्शन की फर्म है। जी डिजाइनिंग आर्किटेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो। सर। उसमें होता ही कि ज्यादातर हमारे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार टाइप के, और तो उनका कोई वो पायलट नहीं होते। लेकिन एज पर ये लॉ जो है कि हमें विदोल्ड एज ए विदोल्डिंग एजेंट हमें उनका टैक्स डिडक्ट करना है, तो वो उस पर राजी नहीं होते। तो क्या हम उनको कुछ को रिलैक्सेशन दे सकते हैं उसके ऊपर कि वो आप कह सकते हैं, देखिए, आप आपकी ये जो एंटिटी है, इसका लीगल स्टेटस क्या है? आप प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है? एओपी है। एओपी है ना, आपके लिए बिल्कुल है। देखिए, इंडिविजुअल और एओपी के लिए कंडीशन दी हुई है कि अगर साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो 153 के एम्बिट से आप बाहर हैं। ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर जो 153 1B या 1C के, आप उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, सर क्योंकि हमारा टर्नओवर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? हमारा जो है 250 मिलियन से अबव है। भाई फिर तो विथहोल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। और 10 अगर विदहोल्डिंग एजेंट, अगर अगर पिछले साल या पिछले साल तक मेरा जो टर्नओवर बहुत कम था, अब कितना? अचानक से कोई प्रोजेक्ट हमें मिल गया, टर्नओवर बढ़ गया हमारा, हमारे अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट एक क्रेडिट हुई है, ठीक तो है। वो विदहोल्डिंग एजेंट क्या ऑटोमेटिकली बंदा एओपी बन जाता है, या मुझे स्टेटस को चेंज करना पड़ता है? नहीं नहीं, इसका आसान सवाल है। देखिए, पिछले सालों में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 10 करोड़ पे नहीं थे। जी बिल्कुल। इस साल में आप 10 करोड़ को क्रॉस कर गए। ओके। ठीक है, तो जो ये साल गुजर रहा है, आप इसमें भी विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये साल खत्म होगा, अगला ओके। साल शुरू होगा, तो आप ऑटोमेटिकली विदहोल्डिंग एजेंट बन चुके हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होती, लॉ आप पे अप्लाई हो जाता है बस। और ये डिडक्शन अगर मैं किसी की, मगर मैंने ना की हो या कोई गलती से कुछ किया, मेरी लायबिलिटी के आई विल हैव टू पे द। जिस साल आप एजेंट नहीं है, उस साल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस साल में आप एजेंट हो गए और आपने नहीं की, तो वो आपको दो एंगल से कवर कर सकता है। या तो आपसे वो टैक्स रिकवर करेगा जो काटना था और आपने नहीं काटा, या जो एक्सपेंस है पूरा जिस पे टैक्स काटना था वो डिसअलाउ कर देगा, उस पे नॉर्मल रेट पे टैक्स ले लेगा। दोनों में से कोई एक चीज वो आपसे पेनलाइज कर सकता है। ठीक, तो इस पे थोड़ा सा थोड़ा एक एक मिनट का ये मैं चाह, अगर मेरे को 25, मुझे किसी ने ओपिनियन दिया था कि इसमें को रिलैक्सेशन दे देंगे, 25% वाली इनवॉइस उससे बिल ले लें, टैक्स काट दें, और कुछ यार, अमाउंट के ऊपर। ये सारी अरेंजमेंट्स दो आदमियों के दरमियान तो कुछ भी तय हो सकता है ना। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ये भी तय कर सकते हो कि मैं सारा कैश में दे दूंगा। लेकिन सर जस्टिफिकेशन मुश्किल हो जाएगी ना, ये तो है। जस्टिफिकेशन मुश्किल नहीं होगी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो नहीं। आपको जो इनवॉइस दे रहा है, आप अगर विदहोल्डिंग एजेंट बन गए हैं, आपको टैक्स काटना है, कोई दूसरी बात नहीं है। अरेंजमेंट एक अलग है कि जी कुछ कैश कुछ नॉन कैश, वो तो दो आदमियों के दरमियान है, आप जो करें। कानूनी तौर पे इसकी कोई वो नहीं रहेगी। सर हमारे यहाँ फिर कैश के चेक हो जाते हैं 50-50 मिलियन, 5 मिलियन के, 4 मिलियन के। आपका अपना ऑडिट होगा, जितनी कैश पेमेंट आपने एक्सपेंस की होगी सब डिसअलाउ हो जाएगी। आप उसके वो टैक्स दे रहे तो होंगे। नहीं सर, मैं कैश की ट्रांजैक्शन करने का मजाज हूँ या नहीं हूँ? सर, आप नहीं, इस तरह की पेमेंट कैश की करने का मजाज नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टर्स की। और मैं उसको एज अ साइट पे साइट हमारी चल रही हो तो उसमें मैं एक्सपेंस दिखा दूं कि रोजाना हमारा 4 लाख का 5 लाख का लेबर का एक्सपेंस है, वेजेस दिखा दूं। कितनी वेजेस दिखाएंगे आप? जो है, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है? आपका नेचर ऑफ वर्क जो है डिजाइनिंग का है। जी, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग जी। आर्किटेक्ट डिजाइनिंग है। क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए की रोज की लेबर आपके काम में शामिल है? 2-3 लाख तो जस्टिफाई कर सकता हूँ। आप अपने नेचर ऑफ वर्क से तो थोड़ा इसको लिंक करें ना। मैं ले मैनू मुझे नहीं पता, फिर भी मैं कह रहा हूँ आर्किटेक्ट वाले के पास लेबर का क्या काम? आप डिजाइनिंग का है ना बेसिकली, जी कॉन्ट्रैक्ट। डिजाइनिंग है, लेकिन वो साइट पे जब हमारे सुपरवाइजर और काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारे वेंडर्स हैं ना, उनकी लेबर काम कर रही होती है वहां पर। तो हमें ये हम मैंने ये मुझे किसी ने बताया, को मतलब अच्छा कंसल्टेंट आपकी तरह ही, कि हम जो है ना उनकी जो उनके जो लेबर है ना, उनके सीन ऐसी रख के
उनके मतलब हम उनके हर किसी को 25-30 हजार रुपए करके उनके नाम पे कैश बना के 2.5-3 लाख आप रुपए। इमेजिन करें 25,000 रुपए नहीं, अब तो खैर मिनिमम जो वेज है शायद वो 32 से 36,000 तक चली गई है। आप कानून में अभी 32,000 रुपए लिखा हुआ है कि कैश आप 32,000 तक दे सकते हैं। आप 32,000 के 10 आदमी रखना जाएंगे तो 32,000 के 10 आदमी तो महीने के हुए ना फिर। जी जी बिल्कुल। 3 लाख तो मतलब कहीं से भी यहाँ आपको जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है जो थोड़ी मेरे बहुत 10-20-50 लाख रुपए साल के अगर हैं चलें जस्टिफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर आप साल के 10 करोड़ देंगे कि कैश में दिए मैंने, तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही थैंक यू। 10-20-50 लाख रुपए में चल जाता है काम, इतना दबियार को समझाया जा सकता है। ओके सर थैंक यू। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मिनिमम और एडजस्टेबल में डिफरेंस क्या है बेसिकली, मिनिमम टैक्स और एडजस्टेबल? सर मिनिमम टैक्स और एडजस्टेबल टैक्स में जो फर्क है वो रिफंडेबिलिटी का है। मिनिमम टैक्स जो अगर डिडक्ट हो गया ना, आपका रेट जिस रेट पे डिडक्ट होना था, तो अब वो आपके पास रिफंड नहीं होगा। आपकी अगर नॉर्मल लाइबिलिटी या नॉर्मल टैक्स जितना बनता है वो उस मिनिमम से कम आ गया, तो जो मिनिमम टैक्स एक्स्ट्रा है वो सारा आपका जो है वो खत्म, उसी साल में खत्म होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। एडजस्टेबिलिटी वाला जो मैटर आएगा वो आता है मैन्युफैक्चरर्स में, जहां पे जो टैक्स कटा है अगर उनकी लायबिलिटी उससे कम निकल आई तो डिफरेंस उनको रिफंड हो जाएगा। ये इसका फर्क है सिर्फ। लेकिन अब मेजोरिटी 80% जो है वो मिनिमम पे चली गई है, तो जो विदहोल्डिंग हो गई वो आपके पास लायबिलिटी सर्टेन हो गई, उससे कम आपको, सॉरी उसके में से पार्ट पे रिफंड नहीं। मतलब ये फाइनल की कैटेगरी में नहीं आता मिनिमम? फाइनल की कैटेगरी से भी सर ये उसका बड़ा भाई है। फाइनल की कैटेगरी में तो ये था कि आपकी लायबिलिटी अगर एंड में फाइनल से ज्यादा निकल आई तो फिर आपको कुछ देना नहीं होता था फाइनल में। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी लायबिलिटी मिनिमम से ज्यादा निकल आई तो आपको मजीद टैक्स देना है। लेकिन अगर लायबिलिटी मिनिमम से कम निकल आई तो कुछ वापस नहीं होगा। तो ये भी मतलब रिफंड नहीं होगा? रिफंड नहीं होगा, ये फाइनल का बड़ा भाई है। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं अगर नॉर्मल टैक्स रेजिम पे फॉल करता हूँ, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसमें फिर जो है मेरी लायबिलिटी अगर ज्यादा आ गई और मैंने ऑलरेडी मिनिमम में टैक्स पे किया हुआ, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो मुझे रिफंड नहीं होगा और नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट भी नहीं होगा? आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? जी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो एडजस्टेबल हो गया जो टैक्स कटा है 153 का। एडजस्टेबल है? हाँ मैन्युफैक्चरिंग, मैंने इसीलिए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एडजस्टेबल है, बाकी सर्विसेज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उन सब का मिनिमम। आपका मसला डिफरेंट है। नहीं, मेरा जो डिडक्ट हो रहा है। जी जी, अच्छा आप कंपनी है या एओपी है? कंपनी। कंपनी, तो कंपनी बीइंग मैन्युफैक्चरर जो है उसका जो टैक्स कटा है वो एडजस्टेबल है। एक्सेस अगर लायबिलिटी होगा तो रिफंड होगा। तो सर यानी जो मेरा कटे, और अगर मैं जो अपने वेंडर्स का डिडक्ट करूंगा वो मिनिमम में जाएगा? सर वो तो आपका टैक्स ही नहीं है ना, वो उनके लिए जो होगा वो मिनिमम होगा ना। अगर वो सप्लायर है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो तो उनका है। जो आपने वेंडर का टैक्स काटा है वो तो एक्चुअली पेमेंट का पार्ट था, वो तो वेंडर का टैक्स है। ठीक है। नहीं, मैं मिनिमम जो मैं विदहोल्डिंग स्टेटमेंट अपना फाइल करूंगा वो मिनिमम में फाइल करूंगा ना उसकी। करेगा सर, तो आपका वेंडर भी अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसका एडजस्टेबल में करेंगे। अगर वेंडर आपका मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप वो फिक्स और फाइनल वाला जो टैब आ रहा होता है उसमें फाइल करेंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके सर मेरा क्वेश्चन है प्रीवियस वाले। आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है आतिफ साहब। जी मेरा सर वो क्वेश्चन है उसी के हवाले से ना, अगर सर मैं अपने आईडी कार्ड पे रजिस्टर नहीं करवाऊँ, मैं अपने फादर हैं रिटायर्ड है, मैं उनके नाम पे वो बिजनेस रजिस्टर करवाऊँ तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं होगी इसमें? आतिफ साहब मैंने उस वक्त भी अर्ज ये किया था कि शनाख्ती कार्ड पे करवाने लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लीगल काम कर रहे हैं, आप शनाख्ती कार्ड पे करवाएंगे वो भी लीगल है। मैं प्रोसीजरल मैटर्स पे करूंगा, जैसे वालिद साहब हैं, अब आप उनके शनाख्ती कार्ड बिजनेस रजिस्टर करवाएंगे, कल को आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें सेल्स टैक्स लेना पड़ गया, आपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी ले ली उस पर, कल को एक और बिजनेस आप ऐड करने जाएंगे तो आप क्या उस शनाख्ती कार्ड से कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा वाला बिजनेस जो था वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड था, कौन सा नहीं था? क्योंकि नंबर तो एक ही अलॉट हो जाएगा ना आपके एनआईसी पे। तो वो एक बाद में ऐसा नहीं, बाद में हम फिर रजिस्टर करवा लें, कंपनी बना ले दो उसको, आप बाद में डी रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड पे बहुत मुश्किल होती है, तो बेहतर है कि पहले आप पार्टनरशिप बना लें, वो आसानी होगी आपके लिए। ठीक। थैंक यू सर। मेरा ख्याल है अब क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा सा एंड करते हैं। फरहान साहब से थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके जो थोड़ा से एक दो चीज़ें और हैं वो आपसे डिस्कस कर लें, प्रेजेंटेशन की जो टाइमिंग्स हैं और जो स्ट्रक्चर है इसका, और फिर इसको हम इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। ठीक है बॉस? इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी क्वेश्चन क्यूरीज हो
तो आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको नाम के साथ शेयर करूँ। थैंक यू। All right. So ये सारे तो यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली मेन चीज ये है कि आपको जो भी टैक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल मैटर्स आ रहे होंगे, तो आपने ये जैसे कि आउटलाइन पूरी देखी होगी, उसमें आपको सारी प्रैक्टिकल जो डेली का काम होता है ना, वो सारी चीजें आपको कवर, क्योंकि डेली में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उन सबको आपको एक रियल इंसाइट मिली होगी। लेकिन इसको ऑब्वियसली मजीद डिटेल में लर्न करना, प्रैक्टिकल लेवल पे प्रैक्टिस वगैरह सब चीजें करना, ऑब्वियसली उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको इनरोल होके आगे एडमिशन लेके आपको इसको सीखना होगा। बिकॉज ये एक दिन या 2 दिन का नहीं है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि कैसे लोग एक दिन का वर्कशॉप या 2 दिन के वर्कशॉप में सब चीजें कवर कर सकते हैं। देखिए, उसका अपना एक एडवांटेज होगा, लेकिन जो चीज हम लेकर चल रहे हैं वो एक पूरा 3 महीने का एक पैकेज है जिसमें आप एक पूरे सिलसिले से गुजरते हैं। आपकी हर सैटरडे संडे क्लास होती है, आप एक प्रॉपर रिजीम को फॉलो करते हैं, फिर आपको असाइनमेंट मिलती है। तो वो एक प्रॉपर एक मेथड है जिसके थ्रू आप जब जाते हैं तो आप 3 महीने में एक प्रॉपर एक बंदा जो है वो बन ही जाता है। और फिर ऑब्वियसली सीखने के लिए तो पूरी उम्र है, जितना आप सीखें उसको उतना कम ही है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ आज के आने में? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस सर, हम तो आपकी फाइनल ऑफर का इंतजार कर रहे हैं जो आपका हमेशा करते हैं। तो टाइम तब यूटिलाइज होगा। नहीं, वैसे वैसे अच्छा सेशन। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। अच्छा जी, तो यूएक्सएल के बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए। फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी है, ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद नेफ्टेक, रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा है, जो कि सिंध की रेगुलेटिंग बॉडी है फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से आपके सर्टिफिकेट जारी होते हैं। और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन इन द बिगिनिंग एज वेल। आई एम holding BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and I have also completed my ACCA membership, and I have also been associated with the Federation of Pakistan Chamber of Commerce Industries, और इससे पहले बाहर भी काम करने का मौका मिल चुका है। अच्छा, Saeed Mahir Alam, obviously he is chartered accountant, and he is currently managing partner at Haider Shamsi and co-chartered accountants, and obviously इससे पहले जो है वो KPMG और वर्ल्ड बैंक और मिदास सेफ्टी से जो है वो इनका काम का एक्सपोजर, तो ऑब्वियसली जितना बड़ी कंपनीज में काम करता है उतना ज्यादा एक्सपोजर आपको वो इंटरनेशनल लेवल का मिल रहा होता है, और वही एक्सपोजर अब आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरा होगा। ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ MOUs होते हैं, ये हमारे लैब्स हैं जिसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये हमारे डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जो हमने गवर्नमेंट लेवल पे किए हैं। ये हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड में वर्कशॉप कराया था इनके कमिश्नर्स को, इनकम टैक्स कमिश्नर्स जो होते हैं इनके। और ये हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिव्यूज हैं। ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनको हम पहले ट्रेनिंग्स करा चुके हैं। ये डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग सर्विसेज ली हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं। और ये हमारे गूगल पे आप अगर जाएंगे तो डिफरेंट रिव्यूज हैं जो गूगल पे आपको मिलेंगे हमारे। और जो आपको सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज मिलेगा। जो आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको LMS पे मिलेंगी, और इसका 12 मंथ्स का आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। और
ये ट्रेनिंग जो है वो 15 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी 2 PM to 5 PM एवरी संडे, एंड सैटरडे को अलग से इसके टाइमिंग से 7 to 9 PM। तो हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, सैटरडे को शाम को 7 से 9 और संडे को 2 से 5, हफ्ते में 2 दिन। और 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस शीट्स एंड असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। एंड नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल, जिसका आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंतजार है। तो लेट्स गेट थ्रू विद द स्पेशल ऑफर। आपको जो है वो ये ट्रेनिंग पहले 11,500 पर मंथ की थी, 31,500 की थी, लेकिन आज आपको ये ट्रेनिंग 10,000 पर मंथ के बेसिस पर दी जाएगी और 28,000 लमसम फी है। ये स्पेशल ऑफर हमने ऑब्वियसली लिमिटेड टू दिसंबर बैच रखा है। अब हमारा जब 2025 का नया बैच बनेगा उसमें हम ऑब्वियसली प्राइसेस को रिवाइज करके बढ़ा देंगे, तो ऑफर भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली रेट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही हैं। लेकिन ये स्पेशल ऑफर आपके लिए आज रखी गई है कि ये जो हमारा 2024 का जो लास्ट बैच है दिसंबर का, उसमें हम आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपने आप को एनरोल कराएं और बने टैक्स एक्सपर्ट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स एंड टैक्स फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। With that, I would really like to thank you all for your time in this orientation. I hope you have had more clarity in terms of what we are offering, and please do follow us on social media, जहाँ पे आपको जो है वो different हमारे feedbacks और नए नए latest courses क्या हो रहे हैं उन सब की updates मिलती रहेंगी। The floor is open now for any questions. If you have any questions, I would now request Sayyid Mahir Alam to answer any questions. Any questions so far? Assalamu Yes. alaikum. Sir, मैं मोहम्मद जी हमजा स्पीकिंग है। जी जी I just wanted to confirm कि इस कोर्स में हमें IFRS को टच किया जाएगा, यानी उससे जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा किया जाएगा फर्स्टली, और सेकेंडली ये कि जो एक मैनेजमेंट को रिपोर्ट पेश की जाती है कि टैक्स में हम अपनी किस तरह बचत लीगली हम जो है वो उसको लीगल को फॉलो करते हुए हम अपनी कहाँ कहाँ से किस तरह से जो है वो बचत कर सकते हैं। तो क्या हमें उस साइड पे लेके जाया जाएगा कि किस तरह जो है वो आप एक जाहिर सी बात है आपका बैकग्राउंड है तो आपको अंदाजा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक आप मैनेजमेंट को पेश करते हैं कि हम यहाँ यहाँ से जो है वो अपने एक्सपेंसेस टैक्स एक्सपेंसेस को जो है वो कम कर सकते हैं लीगली लीगल जो है वो रहते हुए। जी मैं मेरे ख्याल से IFRS की बात तो यार IFRS तो एक अलग पूरा समंदर है, डिटेल है कि IFRS का इसमें कुछ गेम हो रहा है। एक एरिया ऐसा है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि IFRS को थोड़ा सा टच देते हुए निकल जाए, वो था डेप्रिसिएशन का। तो 16 जो है PP उस पर एक टच लेते हैं ताकि जब टैक्स की बात हो रही हो तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को भी साथ साथ हम डील करते जाएं, तो वहां पे एक IFRS का टच आ जाता है। लेकिन IFRS का इसके अंदर एंगेजमेंट इसकी नहीं होगी, मैं क्लियर कट आपको बता दूं। सेकेंड आपका था टैक्स सेविंग का। देखो टैक्स सेविंग का जो एलिमेंट है वो सबसे पहले डिपेंडेंट होता है आपकी नेचर ऑफ बिजनेस पे कि आप ट्रांजैक्शन किस तरह की कर रहे हैं। जब आप ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह ले लेते हैं, फिर आप जो टैक्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अलाइन करते हैं, तो फिर हम वहां पे कह सकते हैं कि हम टैक्स को कहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब कुछ जगहों पे एक्सपेंसेस जो है वो किसी रैशनल की बेसिस पे हमें जो है वो ज्यादा अलाउ हो सकते हैं, तो हम उन रैशनल की बेसिस पे कर सकते हैं अनलेस कि हमें उसके बारे में कैटेगोरिकली ये पता हो कि ये इस नेचर में अलाउ होगा। तो ये टैक्स सेविंग्स पे बात बिल्कुल होगी जब हम इन डेप्थ चीज़ों को देखते हैं, जब आप बिजनेस के एक्सपेंसेस की अलाउबिलिटी को हम देखते हैं, जब हम डिसअलाउबिलिटी को देखते हैं, तो वहाँ हम जरूर ये बात कर सकते हैं कि टैक्स सेविंग्स जो है वो हो सकती हैं। स्पेसिफिक नेचर के लिए आपको अपने एंटिटी के बिजनेस के मुताबिक उसको जो है वो स्केच डाउन करना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ चीज़ें निकल आएंगी जो आप एज ए स्टार के तौर पर शो कर सकते हैं कि जी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे भी अजान हो रही है, मैं बस जल्दी से अपना एक और चीज सर एक क्वेश्चन अगर आप मेरा ले लें। रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो बिजनेस का, इंडिविजुअल का, सैलरी पर्सन का जो रिटर्न वगैरह, ये हम पूरा इन डेप्थ देखेंगे, यानी ओवरऑल अलिफ से लेके ये तक ना, बस ये मुझे कंफर्म करना था। सारी चीजें जो है बिल्कुल हम इन डेप्थ देखेंगे। और रजिस्ट्रेशन का मैंने जिक्र किया, जैसे अभी आपसे कंपनी और पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन तो आपको आपके पास वो तो थ्रू इनकॉर्पोरेशन से ही है, इंडिविजुअल के जो है वो आसान है, लेकिन हम इन डेप्थ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इवन हम टिल फाइलिंग तक नहीं रुक रहे, हम फाइलिंग के बाद भी FBR की जो करस्पॉन्डेंस है नोटिस की हम वहां पे भी जा रहे हैं, इवन असेसमेंट के बाद भी अगर अपील्स है हम वहां तक भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके सर सर, एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। हेलो
ये बस अगर ये कोर्स करने के बाद जैसे FBR ITP एक लाइसेंस इशू करता है, क्या वो हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स करने के बाद? एलिजिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज हो जाएंगे, लेकिन जो उसकी कोडल फॉर्मेलिटीज हैं, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपको यहाँ से जो मिलेगा वो उसमें हेल्पफुल होगा, प्लस आपको इंटरव्यू के अंदर वो कुछ चीजें जो आपसे टेक्निकल पूछेंगे उसकी नॉलेज आपके पास यकीनन होगी। तो ये, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि ये गारंटी होगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरह असिस्ट जरूर करेगा। नहीं, उसमें एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी कि 1 साल आपने किसी भी लीगल एडवाइजर के साथ काम करना जरूरी है। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जी जी। ये एकेडमिक और लर्निंग सेशन अच्छा, वो भी जरूरी होगा 1 साल का बाद में इसके साथ? बिल्कुल होगा। जी, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है जेंटलमैन, मेरा ख्याल है आप इसको कंक्लूड करते हैं, और अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करके इसको काइंडली जो आप लोग बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर, ये एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे थोड़ी। जी जी, चलें पूछ लीजिए सर मैडम। ये जून में जब फाइलिंग होगी तो उस टाइम आप थोड़ी सी मुझे हेल्प वगैरह अगर चाहिए हो तो वो उस टाइम प्रोवाइड कर सकेंगे आप? यार बिल्कुल कर देंगे। इस देखो, सेशन जो है ना ये एक फॉर्मल आइटम है। मैं आपको ओपनली बताऊं, जो मेरा पहला सेशन था उससे रिलेटेड लोग भी आज भी कनेक्टेड हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस क्यूरीज डिस्कस होती रहती हैं हमसे, जहाँ पे सपोर्ट होती है हम सपोर्ट देते रहते हैं। तो सपोर्ट देने में कोई मसला नहीं है यार, सपोर्ट तो आदमी नॉर्मल मैनर में सबको शेयर करता ही। तो कोई इशू नहीं। ऐड कर दूं इधर में। यूएक्सएल की ये अच्छी बात है कि ये आप इवन दो के कोर्स 3 महीने का है, लेकिन आप थ्रू आउट द लाइफ आपको सपोर्ट मिलती रहती है, ग्रुप बन जाते हैं, और आपको कोई भी कंसर्न होता है तो ऑब्वियसली आप डिस्कस करते हैं। असल चीज ह्यूमन कनेक्शंस है। ये ऑब्वियसली सर ये लाइफ का पार्ट है, एक दूसरे की सपोर्ट से ही सही लाइफ चलती है। बिल्कुल ऐसे ही, ह्यूमन कनेक्शन असल चीज है, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, वो इतना इशू। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।